पहले वाले टॉपिक पर अगर नज़र मारते हैं, देखते हैं तो भारत में अधिकतर कृषकों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं रही है। तो देखो वैसे भारत को एक प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश कहा जाता है। लेकिन यह विडंबना है कि आज भी हमारे देश के अधिकांश किसान जीवन निर्वाह के लिए संघर्ष कर रहे हैं लगातार। अब कृषि जो कभी भारत की एक अर्थव्यवस्था का बहुत ज़्यादा प्रमुख आधार हुआ करती थी, अब छोटे किसानों पर छोटे-छोटे सीमांत जो किसान हैं, उस पर बोझ बन गई है। अब खेती किसानी के लिए किसानों के लिए एक भूमि का सीमित आकार देखो, उसकी पारंपरिक कृषि विधियाँ, बाज़ार तक उनका सीमित पहुँच और जो लगातार लागत बढ़ रही है, इन सारी समस्याओं से उन्हें एक लाभकारी व्यवसाय बनने से लगातार रोकते आ रही है। अब इसके अलावा जैसे प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, जलवायु परिवर्तन हो गया, मानसून, ये सब पर निर्भरता ने आज किसानों की स्थिति को और अधिक खराब कर दिया है। तो फसल खराब होने की स्थिति में कर्ज का दबाव तो किसानों को इस प्रकार हो जाता है कि उन्हें आत्महत्या जैसे कठोर कदम भी उठाने को मजबूर कर देता है। अब आज की कृषि में सुधार के लिए तकनीकी नवाचार आते हैं, सिंचाई प्रणाली, इन सब का विस्तार और कृषि का विविधीकरण, अनेक तरीके के प्रयास किए गए हैं और प्रयास आवश्यक भी हैं, जो लगातार करने चाहिए। अब सरकार द्वारा फसल बीमा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसान क्रेडिट कार्ड, इन जैसे कई कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन उनका वास्तविक लाभ तो अभी तक नहीं मिल पाया ना। जब तक इन योजनाओं को सही तरीके से हम क्रियान्वयन नहीं करेंगे, तब तक तो मिल ही नहीं पाएगा। अब कृषि को एक सक्षम जीवन निर्वाह का साधन बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसे एक उद्योग और एक बाज़ार के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमें किसानों को एक सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना होगा। अब जब तक ऐसा नहीं होगा, कृषि केवल एक संघर्ष का दूसरा नाम बनी रहेगी। तो इस तरह कर दिया, थोड़ा-सा अगर कोई कुछ बताना चाहता है तो, नहीं तो मैं दूसरे पर बता सकता हूँ। आप सर दूसरे पर ही चलिए। दूसरा है भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। अब भारत की जो संघीय व्यवस्था है, उसमें केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध देश विकास का एक प्रमुख आधार माना जाता है। जब 1991 में उदारीकरण हुआ था, उसके बाद से लेकर वर्तमान समय तक हम देखें तो देश ने कई तरीके के आर्थिक सुधार किए देखे हैं और जिनका प्रभाव एक संघीय वित्तीय संरचना पर लगातार पड़ा हुआ है। अब हाल के वर्षों में जैसे जीएसटी देखो, वस्तु और सेवा कर, इसके लागू होने से राज्य और राजस्व का जो संग्रहण होता है, उस पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। यद्यपि देखें तो यह कर प्रणाली एक केंद्र और राज्य सरकार के बीच राजस्व का एक साझा होता है। साझा करने की एक पारदर्शी प्रणाली होती है। तो लेकिन कई राज्यों ने शिकायत की कि उन्हें एक अपेक्षित जितनी वो इच्छा रख रहे हैं, जितनी वो चाहत रख रहे हैं, उतने उन्हें राजस्व नहीं मिल पा रहा है। अब महामारी के दौरान भी यह समस्या और अधिक गंभीर बनी रही और अधिक गंभीर हो गई थी। जब राज्यों को अपने स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाने पड़े, कई तरह के धन की आवश्यकता पड़ी। अब 15वें वित्त आयोग की सिफारिश में देखें तो वहाँ जो विशेषकर राज्य थे, उनको अनुदान और करों का हिस्सा प्रदान करने के संदर्भ में कई तरीके के महत्वपूर्ण पहलुओं को शुरू किया गया था। हालाँकि केंद्र और राज्य संबंधों में कई कई अभी तक जो राजनीतिक टकराव है, वो देखने को मिलता है, जो आर्थिक सहयोग को लगातार बाधित करते आ रहा है। अब भारत को एक सहकारी संघवाद की भावना को सुदृढ़ करना होगा, ताकि सभी राज्यों को एक समान अवसर मिल सके, एक केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय सामंजस्य हो। केवल नीतियों के निष्पक्ष कार्यान्वयन से संभव ये केवल एक नीतियों के निष्पक्ष कार्यान्वयन से ही संभव हो पाएगा। तो दूसरा भी इस तरह कह सकते हैं। अब तीसरे पर अगर हम आए कि राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप निर्माण उसकी कक्षाओं से होता है। अब इस पर हम इस तरह कह सकते हैं कि कुछ सिखाया जाता है, वह किसी राष्ट्र के भविष्य को एक आकार देता है। और शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति तक सीमित नहीं मानी जाती है। यह एक ऐसा समाज एक एक समाज के एक जो नैतिक और सामाजिक और आर्थिक पहलू हैं, उनको भी मजबूत करती है।
अब भारत में शिक्षा का स्तर हालाँकि सुधार की दिशा में लगातार प्रयास करते जा रहे हैं। पहले शायद इतनी अच्छी नहीं थी। अभी भी अगर देखें तो इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन इसका प्रयास हम लगातार करते आ रहे हैं। 2020 से भी ज़्यादा इसमें सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब भी कई तरह की समस्या हमें दिखाई देती है और ग्रामीण और शहरी विद्यालयों में देखें तो कई तरह की असमानता है। परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली और जो उनकी मूलभूत सुविधाएँ हैं, उनकी कमी छात्रों को उनके वास्तविक उद्देश्य से दूर करती जा रही है। इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण और उनके पाठ्यक्रम में हमें सुधार की आवश्यकता है, ताकि वो एक बेहतर शिक्षा दे सकें। अब जब नई शिक्षा नीति उसमें कौशल विकास, समावेशी शिक्षा और तकनीकी समावेशन ये सब का प्रयास किया गया था कि इनको हम लागू करेंगे, जो एक सकारात्मक संकेत भी था और कक्षाओं में एक सृजनात्मक और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को न केवल एक बेहतर नागरिक बना देता था, बल्कि नागरिक बना सकते हैं, बल्कि एक भविष्य उनके भविष्य के लिए भी उनको एक नेतृत्वकर्ता के रूप में तैयार कर सकते हैं। अब कक्षाओं में केवल 4 दीवारों पर एक ब्लैक बोर्ड तक सीमित नहीं हो सकती है, कि 4 दीवार है उसमें केवल एक ब्लैक बोर्ड लगाए, इस तक सीमित नहीं हो सकती है कक्षाएँ। जब शिक्षा समाज के वास्तविक मुद्दों से जुड़ती है, तभी राष्ट्र में भाग्य को एक नया स्वरूप दे पाती है। अब चौथे पर बात करें, क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम और एक बहुध्रुवी विश्व में अपनी प्रासंगिकता को खो बैठा है? तो नाम 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 मतलब ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन। इसकी स्थापना जब शीत युद्ध चल रहा था, उस दौरान हो रही थी। तो जब दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के 2 ध्रुवों में विभाजित हो गई थी। तो यह आंदोलन उन देशों को एक मंच प्रदान करने के लिए बना हुआ था जब जो किसी भी शक्ति को एक खेमे में शामिल नहीं होना चाहते थे, कि कोई कह रहा है कि अब मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, इस तरह से सोचते थे, कि कोई भी खेमे में शामिल नहीं होना चाहते थे। हालाँकि वर्तमान समय में देखें तो वैश्विक परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। विश्व अब बहुध्रुवीय हो चुका है, जहाँ अमेरिका, चीन, रूस, यूरोपीय संघ इन जैसे कई शक्तिशाली खिलाड़ी अभी भी मौजूद हैं। ऐसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर सवाल तो उठते ही हैं। अब गुटनिरपेक्ष की आलोचना सबसे बड़ी यह है कि यह अब केवल एक औपचारिक मंच बनकर रह गया है। लेकिन यह भी अभी सच है कि विकासशील देशों में यह मंच अभी भी ज़रूरी है। जैसे जलवायु परिवर्तन में देखो, वैश्विक असमानता, इन सब में शांति प्रयास में अभी भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को दोबारा से विकसित करने के लिए, उसको पुनर्गठित करने के लिए, इसे एक आधुनिक जो वैश्विक समस्या है, उससे जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब बहुध्रुवीय विश्व में यह एक संतुलनकारी शक्ति बन सकता है, लेकिन शर्तें ये हैं कि इसे एक अपने उद्देश्यों को नए सिरे से पुनः इसको परिभाषित करना पड़ेगा, कि इसका उद्देश्य क्या है, किस तरह से इसे अपने नियमों को लागू करना है, अपने कार्यों को लागू करना है। तो खंड ए का पूरा हो गया है। तो खंड बी में आते हैं, हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है। यहाँ पर थोड़ा अमूर्त विषय पे आ जाते हैं। तो कृतज्ञता, कृतज्ञता एक हम कह सकते हैं वह भावना है जो किसी के प्रति हमारे भीतर चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो धन्यवाद हो, कई तरह के जो हम दूसरे के मन लिए भावना रखते हैं, उसको वो भाव को जन्म देती है। यह न केवल हमारे संबंध को एक मजबूत कर रही है, बल्कि हमारे भीतर एक सकारात्मकता का एक संचार भी करती है। जब हम छोटे-छोटे जीवन में छोटी-छोटी चीज़ों से खुश होते हैं, उसके प्रति हम आभारी होते हैं और तो जब यह खुशी का सबसे सरलतम रूप स्वाभाविक रूप से बन जाता है कि हम किसी ने हमें कुछ छाँट दिया या कुछ भी किया, तो उससे हम जब हमें खुशी होती है, तो उससे हम आभार होते हैं और वो खुशी का एक सबसे सरलतम रूप एक हमारा स्वभाव बन जाता है, स्वाभाविक बन जाता है। या किसी मित्र की मदद हो या जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति में उभरने की एक शक्ति प्राप्त हो।
हमें हर अनुभव एक आभारी बनने का अवसर देता है। अब भारतीय परंपरा में कृतज्ञता को एक महान गुण माना जाता है। संतों और विचारकों ने इसे जीवन का एक आधार माना है कि इसके बिना तो जीवन कुछ है ही नहीं। कृतज्ञता होना जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अब हर्ष और कृतज्ञता न केवल एक व्यक्तिगत विकास में मदद करते हैं, बल्कि समाज में भी प्रेम और सद्भावना का संचार भी करते हैं। अब कृतज्ञता का सबसे सुंदर अगर रूप देखें, तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि यह हर किसी के लिए सुलभ है। इसे अपनाकर जीवन अधिक संतुलित हो जाता है, अधिक आनंदमय बनाया जा सकता है जीवन को। तो पहला ये हो गया। अब दूसरा इसका शुरू करते हैं। दूसरा यही है कि भारत में नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है। तो आप देखो जैसे कि समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार और उनकी प्रगति के लिए सरकार द्वारा कई तरीके के प्रयास किए गए और कई तरह के प्रयास कर भी रही है सरकार। और महिलाएं आज शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, व्यापार, कई तरह के क्षेत्रों में अपनी भूमिका को निभा रही है, अपनी नई नई ऊंचाइयों को छू रही है। लेकिन क्या यह प्रगति प्रगति हर भारतीय नारी के लिए एक समान रूप से लागू है? ये सवाल तो उठता ही है। अब यथार्थ यह है कि भारतीय समाज में अभी भी महिलाओं को कई चुनौती का सामना करना पड़ता है। अब शहरों में भले ही कम करना पड़ता होगा, लेकिन गाँव में तो ज़्यादा ही करना पड़ता है फिर भी। अब घरेलू हिंसा देखो, कार्य क्षेत्र में असमानता होती है, पितृसत्तात्मक मानसिकता होती है, सामाजिक कुरीतियाँ, ये सब महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करते आ रही है। अब हालाँकि शहरी क्षेत्रों में जो महिलाएँ होते हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति पूर्णतः जागरूक तो हो रही हैं, क्योंकि वहाँ शिक्षण ज़्यादा होता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अभी भी वही दयनीय है। अब नए युग की नारी अगर विचार करें इस पर, तब तक एक मिथक बना रहेगा, जब तक कि समाज के हर वर्ग की महिला को एक समान अवसर और अधिकार ना मिल सके। अब ये है ना, जो अपनी पहचान खुद बना सके और एक समाज में बराबरी का स्थान पा सके। इसके लिए तो केवल एक कानून ही नहीं, बल्कि सोच में भी बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। अब तीसरा करते हैं। तो हम मानवीय नियमों को तो साहसपूर्वक सामना कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध नहीं कर सकते। अब इसमें देखो कि मानव सभ्यता जब शुरू हुई थी, तो मानव सभ्यता ने समय के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी नियम बनाए थे। और शुरू-शुरू में तो कोई नियम थे, लेकिन जैसे-जैसे सभ्यता आगे बढ़ती गई, उन्होंने नियम बनाना शुरू कर दिए। अब इन नियमों को तोड़ने या बदलने की शक्ति भी हमारे पास ही है। क्योंकि बना हम रहे हैं तो तोड़ने की शक्ति भी हमारे पास ही है। लेकिन देखो कि प्रकृति के जो नियम हैं, वो उसके आगे हम अक्सर विवश हो जाते हैं। प्रकृति के नियमों के आगे तो हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। अब बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहा है, चक्रवात आ रहा है, आपदा आ रही है, उनके नियमों के आगे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, कदमों को तो बदल सक पाते हैं। अब मानव ने अपनी आवश्यकताओं के लिए तो प्रकृति का दोहन लगातार किया है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन हो जाता है, प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, जैव विविधता का नुकसान होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकृति अपने नियमों के अनुसार चलती है, किसी और के नियमों के नहीं। और इसे अनदेखा करने का परिणाम हम सभी को भुगतना पड़ता है और कई तरह के भुगत भी चुके हैं। अब हमें यह समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि प्रकृति के साथ हमें सामंजस्य बनाकर रहना है और हमें उनके साथ अपने भविष्य को सुरक्षित करना है। क्योंकि प्राकृतिक नियम तो अपरिवर्तनीय है और इनका सम्मान करना ही मानवता का एक अस्तित्व का आधार है। तो अब चौथे में आए, सोशल मीडिया अंतर्निहित रूप में एक स्वार्थपरायण माध्यम है। तो सोशल मीडिया देखें आज के युग में एक क्रांति की तौर पर क्रांति ला दी। अब ये चाहे संवाद हो, सूचना, ये सब आदान-प्रदान का एक शक्तिशाली माध्यम बन गया है। लेकिन इसका दुरुपयोग भी इसे एक स्वार्थपरायण बना देता है। यह देखा जाता है कि जब सोशल मीडिया पर व्यक्ति अपनी पहचान को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की कोशिश करता है, लगातार देखा जाता है, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम या किसी भी टेलीग्राम के माध्यम से देख लो, यहाँ से अलग-अलग जगह से लोग जुड़ते हैं, तो अपनी पहचान को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की कोशिश करते हैं। लाइक्स, फॉलोवर, वो शेयर, इन सब
का आकर्षण लोगों को एक स्वार्थी बना देता है। इसके अलावा यहाँ जो भ्रामक सामग्रियाँ उत्पन्न करते हैं, ट्रोलिंग होती है, फेक न्यूज़ होते हैं, इन सब का बोलबाला तो लगातार चलते आ रहा है। हालाँकि सोशल मीडिया के सकारात्मक पहलू भी सामने आते हैं। यह समाज में जागरूकता उत्पन्न करता है, जन आंदोलन को एक प्रभावी अम, दिशा देता है, उसके लिए एक साधन भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए इसके हमें इस चीज़ का उपयोग करना पड़ चाहिए। सोशल मीडिया अंततः एक है तो एक माध्यम ही है और इसे कैसे उपयोग करना है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। यह स्वार्थपरायण तब बनता है, जब हम इसे अपनी वास्तविक ज़रूरत के बजाय एक दिखावे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने सभी टॉपिक पर छोटे-छोटे विचार रख दिए हैं। अब पहले वाले टॉपिक पर ही बात लंबी डिस्कशन होने वाली है। इस पर किसी को कुछ विचार रखने हो या किसी को कुछ बोलना है, तो पहले वाले टॉपिक पर बोल सकते हो। किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकता है। देखिए, अगर आप एक मेरा नज़रिया, ये सारे टॉपिक हैं एक कंटेंट के बेसिस पर, तो हम समझ चुके हैं कि क्या क्या-क्या बातें होनी चाहिए। आधार हम चाहेंगे कि हम अपने पुराने वाले जो 2016 में किया था, उससे कैसे ये आगे बढ़ा, ये आधार भी हमारे दिमाग में आ जाए। और आप जैसे आज मैसेज भी आया था कि हमें वहाँ पे लिखने तो 2 ऐसे, खंड ए और खंड बी। तो आप उस आधार पे थोड़ा दिमाग पर जोर डालो और चयन करो कि लिखोगे कौन-सा। तो मेनली तो एक हो गया है, और मैं अगर बताऊँ तो मैंने इसमें टोटल 4 ऐसे लिखे हुए हैं, मतलब एक तरह से लिखा भले लिखा हुँ। लिखा भले पहले है, पर थोड़ा एक आधार तो है ही दिमाग में कि क्या चीज़ें कैसी हो सकती हैं। तो आप लोग भी थोड़ा, जैसे ये नए युग की नारी, आप देखो, जो हमारा पहले क्वेश्चन होता था वो अधिकार देने की बात करता था, और फिर जब अधिकार मिल गए तो अब ये क्वेश्चन की डिमांड कर रहा है कि अभी भी परिपूर्ण नहीं हुआ है। तो इन आधारों पर थोड़ा आप दिमाग में जोर डालो कि ये बस एक अगले क्रम ही चलता जा रहा है। तो हमें ऐसा ही थोड़ा दिमाग में जोर डालना है कि कैसी चीज़ें आगे बढ़ेंगी और लगातार आगे बढ़ाते रहना, क्योंकि अब ये जो हमारा 8 से 9 दिन होने वाला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट फ़ेज़ होने वाला है कि कैसे यूपीएससी आधार बढ़ा रहा है, कैसे चीज़ों को नए तरीके से पेश कर रहा है। बातें हालाँकि इतनी आगे नहीं बढ़ पाएँगी 9 साल में, लेकिन आधार ज़रूर बढ़ सकता है। तो आपको थोड़ा सीरियस रह के काम कर सको, अगर 8ठो टॉपिक का स्ट्रक्चर बना लो या फिर 1-2 ऐसे लिखने का ट्राई करोगे, तो आप यूपीएससी, मतलब 8 से 9 दिन, इतनी जो पुराने दिन की मेहनत थी लगभग 30 दिनों की, 30 दिनों तो उस मेहनत को आप मतलब एक तरह से बना सकते हो, कर सकते हो चीज़ें कैसे हमें अब आगे साथ ले जानी है। और मैं यही चाहूँगा कि जो भी टॉपिक पे बात करें, एक टॉपिक पे बात करें या 2 टॉपिक पे बात करें, अब आप मेहनत करना शुरू कर दो। अभी सर कर रहे थे, कुछ लोग मदद कर रहे थे, मैं कोशिश कर रहा था। अब आप लोग साथ में करोगे तो कंटेंट के नाम पर चीज़ तो होगी, पर एक प्रवाह बना रहेगा, और आपका भी एक ये जो फ़ेज़ है 8 से 9 दिन वाला जो ये गुज़रने वाला है, तो इसमें आपको काफ़ी मतलब मदद मिलेगी कि कैसे चीज़ें आगे ले जाएँगे, कैसे हमको एक ऐसे के लिए आधार बनाना है। तो आपको तो अगर आपको अगर इन इन मैंने टॉपिक में पहले कुछ भी टॉपिक में बोलना कुछ भी बोलना है। जी सर। जी सर। मैंने पहले वाले टॉपिक पर एक कविता बनाई हुई थी आज बता दूँ? ओके सर। ओके सर। तो कभी मिट्टी की खुशबू में, तो कभी बारिश की फुहारों में, खेतों की हरियाली में या किसान की पुकार में, जमी से जुड़ी हर धड़कन की यही कहानी है। कृषि तो जीवन है, पर जीवन की अब वीरानी है। हल जोतता, सूरज संग चलता वो इंसान, मेहनत में डूबा सपनों का जो है मेहमान, पर फसलें उगाने वाला खुद भूखा रह जाता है। क्या यही हमारे किसान का भाग्य कहता है? किसानों की ये गाथा क्यों हर बार अधूरी है? रातों के चूल्हे में अब आग भी कमजोरी है। जो बोता है अनाज वो भूखा क्यों सोता है? अधिकार उसी का जो मेहनत से रोता है। इतना ही। और कोई समझाना चाहता है कि टॉपिक क्या होने वाला है, या फिर और किसी भी टॉपिक पे आपको अगर बातें करनी हो, तो 5 मिनट आप बोल सकते हो, फिर हम टॉपिक पे बिल्कुल एक बारीक से समझते हैं। किसी को अगर कुछ बोलना है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर इसी टॉपिक पर, पहला टॉपिक पर सर। कोई टॉपिक पे आप बोल सकते हो अगर बताना है आपको तो।
लगा हो, कुछ और चीज़ें सोची जा सकती हैं? हुँ। सर स सर मैं तो इसको सर जैसे कि सर इसमें सर देखें तो जैसे कि भारत में सबसे पहला कारण है कि सर क्यों कृषि में मृत्यु क्यों किसान कर रहे हैं, मृत्यु हो रहा है? अधिकांश किसान। क्योंकि सर यहाँ पर उस तरह की स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है और वो नहीं होता है कि रोज़गार की व्यवस्था नहीं है तो लोग सोचते हैं कि जो खेती करते हैं उसी में भी परिवार सर आकर उसमें खेती करने लगते हैं। और सर ज़्यादा लोग खेती होने के कारण सर बोझ बढ़ जाता है और लोग जैसे जो खेती करते हैं उसी में सर आ जाते हैं और सर और खेती बर्बाद हो जाने पर सर लोग कर्ज ले लेते हैं और कर्ज के चलते सर बोझ बढ़ जाता है सर और प्रत्यक्ष रूप से सर देखें तो कृषि में लगभग जो 50% सर लोग हैं कृषि पर निर्भर है लेकिन सर अप्रत्यक्ष रूप से तो जीवन निर्माण जो कृषि सर कर रहे हैं लगभग 70% है तो इसके सर तो हमें यह करना होगा सर कि कि यहाँ प्रशिक्षण अच्छा देना होगा और इनको मतलब आप एक तरह से मान ही रहे हो कि जो है तो कृषि जो है अधिकतर कृषकों के जीवन को निर्वाह तो नहीं पर जान ज़रूर ले दे रही है। मतलब एक तरह से आत्महत्या वाली बात हो या फिर भूखे सोने को भी आप अगर एक तरह से वही मान सकते हो कि जीवन निर्वाह बेहतर नहीं हो रहा। या फिर अगर किसान को भी 2 रोटी खाकर सोना पड़े तो वास्तव में ये कि हम जी रहे हैं और एक निर्वाह मान रहे हैं। जैसे एक होता है ना कि शोषक वर्ग अपनी ज़िंदगी को गुलाम होते हुए भी मानता है कि क्या ज़िंदगी है, 2 रोटी तो मिल ही रही है जेल में। तो वैसी वाली बातें जैसा आप मतलब आपने एक आधार बताया, मुझे ऐसा लगता है आप इस टॉपिक को ऐसा देख रहे हो। और कोई अगर बताना चाहता है तो बता सकते हैं। सर इस टॉपिक पर क्या बोले हम? किसान परिवार से आते हैं लेकिन हमारे माता-पिता जी हमको कृषक के रूप में नहीं देखना चाहते। और उनका मानना है बढ़िया। हम्म, तो एक तरह से यही है ना आधार आप समझो जब किसान के मतलब किसान के पिता क्या बोलते हैं उसको किसान अपने बेटे या फिर अपनी बेटी को किसान के रूप में नहीं देखना चाहता तो इसका कारण क्या होगा आप बताओ कोई अगर व्यवसायी है तो वो क्या चाहता है अब अपने बेटे को वही व्यवसाय सौंपना चाहता है अगर कोई एक बढ़िया प्रोफेशन में है तो वो अपने बेटे को वही प्रोफेशन देना चाहता है मतलब नहीं भी देना चाहता तो बस उसका अगला क्रम चाहता है लेकिन अगर किसान या फिर अपनी बेटी को नहीं चाहता कि वो किसानी में ही शामिल हो, तो हम कैसे कह सकते हैं जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत है। बढ़िया, ये आधार भी सही समझा। और कोई? सर सही अपने सर सर इसमें सर जैसे आपने सर बताया कि अधिकांश लोग सर जो कृषि सर करते हैं तो उनसे सर पूछिएगा और पता करने पर पता चलता है सर वर्तमान में सर पता चलता है कि लोग वो कृषि में नहीं उनको अपने बच्चे को भूखा ना कहे क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें गरिमापूर्ण जीवन नहीं है और इसमें मेहनत के हिसाब से ये जो इनकम नहीं होता है और सर जो और सर पीछे हुए प्राचीन काल और मध्यकाल में सर देखे तो उसमें सर जो बिचौलिया होते थे किसान का धन धन अपने आप ज्यादा एकत्र कर लेते थे कर के रूप में सर तो लेकिन सर कृषि हम लोग के पहले मैंने बहुत पहले से सर चली आ रही है तो इसमें हुँ, एक सर तो ये किसान ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर और कुछ डॉट 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 बनाओ सर लेकिन वो किसान में नहीं ढुकाना चाहते क्योंकि जानते हैं कि स्थिति किसान की स्थिति कैसी है हुँ। और कोई कुछ बताना चाहता है? या फिर अब टॉपिक शुरू किया जाए? अगर आप एक आधार समझ चुके हो तो बस यही हमसे पूछना चाह रहा है क्रिस क्या एक जीवन निर्वाह का रास्ता हम समझ सकते हैं कि अगर जीवन बेहतर तरीके से जीना है तो कृषि जीवन जिंदगी एक कृषक के रूप में व्यतीत कर सकते हैं या नहीं कर सकते एक सवाल तो ये आपके सामने और दूसरा सवाल ये कि वर्तमान समय में ऐसा है या फिर पहले भी कृषि ऐसी ही थी कि पहले भी हम जीवन के एक स्रोत के रूप में कृषि को नहीं देखते थे या फिर जो भी है आप समझ सकते हो पहले जो थे किसी के घर अगर गाय है तो उसको एक बड़ा किसान माना जाता था और वर्तमान
वर्तमान समय में क्या स्थिति एक खेत भी अगर अच्छा होगा तो उसमें उपज अगर नहीं हो रही तो उसको एक बड़ा किसान नहीं माना जा रहा है। तो वैसी ही चीज़ है। तो आपको और अगर कोई आधार समझ आ रहा है तो ठीक है बता सकते हो नहीं तो फिर इंट्रोडक्शन शुरू किया जाए। सर आप कुछ बताना चाहोगे? मैंने तो बता ही दिया। ओके, ओके। ओके, अब ओके। अब बस ये कह और सकते हैं क्या? कर्ज में हुँ, डूबा वो किसान जिसने अन्न से बनाया हिंदुस्तान, हाथों में हल आँखों में पानी, क्यों भूखा सोए ये वही कहानी। बढ़िया। अब अब रही रही इंट्रोडक्शन की बात। इंट्रोडक्शन की बात। हाँ, रिपीट इंट्रोडक्शन शुरू करो। तो तो देखिए, देखिए, आप म्यूट कर आप लीजिए नोट आपका कर लीजिए बड़ा आपका बड़ा इको हाँ, इंट्रोडक्शन में मुझे जैसा समझ आ रहा है तो यही एक तरह से दिखाना है कि कृषि वास्तव में सशक्त था और एक सशक्तता एक भारतीय समाज को कृषि प्रधान समाज पुराने काल से माना गया है। तो वही आधार आसपास का लेके करेंगे। एक श्रीलाल शुक्ल की एक कोई कहानी है या उपन्यास है, उनकी कहानी में एक पुराने मतलब जैसा कहा जाता है शायद उसको लोकोक्तियाँ बोलते हैं या फिर जो भी आधार आप रेफ़रेंस के रूप में यूज़ करना चाहो, तो एक ऐसा आधार आता है उत्तम खेती मध्यम मान, निषद चाकरी भीख निदान। मतलब खेती एक जीवन जीने का और यही सवाल भी है कि जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत है या फिर नहीं है। तो आप बता सकते हो कि उत्तम खेती, मध्यम मान, निषद चाकरी, भीख निदान तो यही चीज़ें कृषि को हम पहले से ही उच्च दर्जा देते हैं। अगर कोई किसानी कर रहा है तो उसको एक अन्नदाता तो है ही और साथ-साथ उसके एक आर्थिक रूप से समृद्ध तो है ही। तो उस नज़रिए से थोड़ा आप बताना चाहोगे और वैसा ही नज़रिया जैसे आदम गोड़वी की कविता के आसपास इस टॉपिक से शुरू कर सकते हो आप कि बस वास्तव में ये हो चुका है कि खेत आपकी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है। ये आंकड़े झूठी, ये दावा किताबी है और यही बातें अब वर्तमान समय में एक दावे आप कर रहे हो कि कृषि से 18% जो हमारा जीडीपी में योगदान हो रहा है, 42% रोज़गार दे रहा है। लेकिन आप ज़रा-सा विचार करो, ये 18% रोज़गार किसका? केवल 18% लोगों के पास 59% ज़मीन है या फिर केवल 1% लोग भारत की लगभग 60% जीडीपी का हिस्सा या फिर जीडीपी में शामिल है। तो कृषि बढ़ रही है या फिर कृषि में जो एक महान वर्ग है, महान वर्ग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनको पता है खेती कैसी करनी है, वो व्यवसाय का तरीका जानते हैं, वो खुद कृषक हैं नहीं, पर कृषक को एक व्यवसाय के रूप में यूज़ करके कृषि को भारत की जीडीपी में योगदान आप बताओ, आपने मतलब एक तरह से देखा ही होगा जो बड़े किसान होते हैं, क्या वास्तव में वो खुद किसानी करते हैं? किसानी का मतलब मेरा बस वही साफ-साफ है कि जो किसान खुद से मेहनत करता है या फिर जो भी चीज़ है यहाँ पे एक हिंट भी दे रखा है अधिकतर कृषकों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं है। आप देखो लगभग 6% लोग एमएसपी का उपयोग कर पाते हैं और एमएसपी भारत की सबसे बड़ी एक तरह से कहें कि कृषि के लिए योजना है जिसमें एक उच्चतम या फिर कहें कि समर्थन मूल्य का उचित होना। भले मांग होती है स्वामीनाथन मॉडल की कि हमें C1 का भी 1.5% 1.5 गुना दो या फिर जो भी बातें होती हैं। लेकिन ये बातें किसके लिए? ये बातें सिर्फ़ क्या पंजाब, हरियाणा के अमीर वर्ग या फिर अमीर किसानों के लिए हैं? मैं उनको भी पूँजीपति ही मानूँगा क्योंकि वो वास्तव में कृषि नहीं है, एक व्यवसायी है। एक व्यवसाय के तौर पर अगर वो कृषि में सफल हैं, भारत की जीडीपी में कृषि का लगभग 8062 बिलियन डॉलर अगर आ रहा है आईएनआर जो भी उसको बोलते हैं, तो इतना आ रहा है 1 साल में और अगले साल लगभग 8467 आईएनआर बिलियन आएगा। तो ये क्या एक किसान जीवन में क्या है कि जो किसान को हम सोचते हैं, उसकी हड्डियाँ दिखती हैं, पसलियाँ दिखती हैं, क्या उस किसान की बात कर रहे हैं? क्या वो किसान जो मतलब एक ऋण लेके या फिर जात बिरादरी का सोच के अपनी आत्महत्या कर ले रहा है, उस किसान के बारे में बात हो रही कि ये जीडीपी में इतना ज़्यादा योगदान दे रहा है। वही सारी बातें घूम फिर कर आएँगी कि अधिकतर कृषकों के लिए ये एक निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं है
और वही हमको बातें एक इंट्रोडक्शन में शुरू करनी होगी कि बातें तो ठीक है, कृषि का योगदान है, काफ़ी बड़ी चीज़ है, काफ़ी एक कह सकते हैं भारत एक प्राचीन काल से या आदि काल से कृषि प्रधान देश रहा है। हमने कृषि के विविध-विविध तरीके सीखे हैं, हमारे देश से बहुत सी फसलें एक क्या बोलते हैं उसको, हम बहुत सी फसलों के जनक माने जाते हैं। लेकिन जनक माने जाना और जनक वास्तव में रह पाना, ये दोनों बातें में अंतर है। जैसे आप समझो कि किसी ने कोई पिता है एक जन्म के आधार पर कि हाँ, आपको जन्म दे दिया। लेकिन कोई वास्तव में पिता कब होगा जब उसका फर्ज़ निभाएगा। तो वही बातें हैं कि कृषि वास्तव में आदिकाल से हमारी एक गुणवत्ता या फिर हमारी एक सांस्कृतिक पहचान, ना कि एक आर्थिक रूप से सशक्त जीवन निर्वाह को बस हम आर्थिक रूप से नहीं मानेंगे। जीवन निर्वाह को हम सांस्कृतिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से या फिर आर्थिक रूप, सामाजिक रूप हर तरीके से देखेंगे। तो उस बातों को आप ज़रा-सा सोचो कि अधिकतर लोग क्या इसके करीब तक पहुँच पा रहे हैं? क्या जो स्रोत की बात कह रहे हैं, आप अगर तर्क की बात देखोगे तो तर्क में बहुत से बड़े डिबेटर आ जाएँगे, कहेंगे कि 18% योगदान देता है जीडीपी में। आप बता दो कौन-सा ऐसा व्यवसाय है कि जो 18% योगदान देता हो या फिर 42% रोज़गार देता हो? ऐसी बातें होंगी, लेकिन आपको ये सवाल होगा ये रोज़गार है कैसा? क्या ये रोज़गार ऐसा नहीं कि कृषकों को बँधुआ मज़दूर बनाकर छोड़ता है या फिर कृषकों की ज़मीन से एक सारी उसकी उर्वरा निकाल कर, सारी उसकी एक शक्ति निकाल कर, सब कुछ का हनन करके उसको एक मृत्यु के मंथर की ओर मतलब एक धीमी-धीमी मृत्यु की ओर आगे ले जाता रहता है। तो ये बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए मतलब भूमिका में ये सारी बातें हो सकती हैं। अच्छा, अगर और की जी, जी। अच्छा, जैसे कि इस पर भी तो एक ये प्रश्न भी तो बन सकता है ना कि अगर कृषि का इतना ही ह्रास हो रहा है, तो फिर हम लोग कृषि को फ़ॉलो ही क्यों करते हैं? फिर तो कृषि को बंद कर देना चाहिए। ये भी तो सर एक सवाल बन सकता है ना कि जो सरकार अलग-अलग से योजनाएँ ला रही हैं, पैसे आवंटन कर रही है, तो ये अगर हमारे जीडीपी में ग्रोथ नहीं कर रही है या रोज़गार प्रदान नहीं कर रही है, तो फिर भारत क्यों ही कृषि की तरफ अग्रसर हो? वो ऐसा सेवा क्षेत्र या जो उद्योग क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में भी तो अपना कार्य को बढ़ाए। ये भी तो एक मुद्दा बनता है। नहीं, नहीं वो थोड़ा आप ठीक है, पूछ सही रहे हो, लेकिन आधार मैं समझाऊँ, कृषि जीडीपी में योगदान दे रही है, लेकिन योगदान किस वर्ग के लिए दे रही है? जैसे देखो क्वेश्चन की डिमांड हमारी है, अधिकतर कृषकों के लिए यह कृषि जीवन निर्वाह है। कृषि में लगभग 42% लोग जुड़े हैं, लेकिन ये जो 18% वाले हैं ना, लगभग 1-2 परसेंट वाले लोग हैं जो इसमें जुड़ के ये इतना ज़्यादा जीडीपी में योगदान दे रहे हैं। बड़े-बड़े किसान जिन के मतलब एक की 3 से 4 महीने में 1 बोनी होती है ना, तो 3 से 4 महीने में ये करोड़ों-करोड़ों इनकम करते हैं और टैक्स भरते हैं। टैक्स भरने के वाले किसान अलग होते हैं और बीमा प्राप्त करने वाले या फिर ऋण प्राप्त करने वाले किसान अलग होते हैं। तो उन आधारों पर इन चीज़ों को आप ज़रा-सा सोचो कि एक तो ठीक है, आप कह रहे हो कृषि जब योगदान नहीं दे रही, बंद क्यों कर आप देखो जनसंख्या हमारी कितनी है, लगभग 145 करोड़, 150 करोड़ के आस-पास होने वाली। तो इसका आधार यही है ना कि अगर आप कृषि नहीं करोगे तो ये जो आप पीडीएस योजना चला रहे हो लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज या फिर उचित मूल्य पर अनाज दे रहे हो तो वो कहाँ से आप चाइना से चावल खरीद कर खिलाओगे या फिर आप अमेरिका से गेहूं खरीद कर खिलाओगे तो ये बात है और गेहूं चावल बस कृषि नहीं है जो आप कहोगे कि जैसे जलीय कृषि होती है तो वो भी कृषि का आधार ही है चाहे मत्स्य पालन हो या फिर जलीय कृषि में और से छोटे-छोटे उत्पाद हों, तो उन चीज़ों को भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि ये कैसा हो योगदान और एक तरह से वो भी आप समझ सकते हो कि ये जो कृषि है एक नकदी फसल वाली कृषि जो मतलब आप देख लो रबड़ का उत्पादन वास्तव में एक तरह से खेती ही है। तो उस खेती को आप कैसा देख रहे हो? ये उत्पादन तो अधिक कर रही है, लेकिन इसको बो कौन रहा है? एक उच्च वर्ग, एक व्यवसायी वर्ग जो वास्तव में कृषक है नहीं, वो व्यवसायी के तौर पर कृषि कर रहा है और व्यवसाय के तौर पर कृषि करना बस एक का ही जीवन सँभालेगा और एक मतलब जीडीपी में अच्छा योगदान देगा ज़रूर, लेकिन उससे जो होने वाली दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को थोड़ा दूर रख के हम अभी ये बातें करते हैं कि जो अधिकतर लोग हैं कृषि में लगभग 42% लोग शामिल हैं। लेकिन उन 42% लोगों में लगभग मेरा ऐसा मानना है कि 35 से 30% लोग यही स्थिति में हैं कि एक जीवन निर्वाह का अच्छा माध्यम नहीं है। ये जीवन निर्वाह
आपको बस एक वैक्सीन चल रही हो, आपके जेब में कुछ नहीं है, पर एक तरह से दिमाग में है कि जहाँ तक चला जा सकेगा चलेंगे। तो वही वाली बातें आप थोड़ा होरी को याद कर सकते हो, आप थोड़ा और भी कहानियों में आपने जो पढ़ा होगा ना, बस वही है कि एक गरीबी चक्र होता है कि आप कम उत्पादन करोगे अ, तो आपकी आय कम होगी तो आप बचत कम करोगे, आप बचत कम करोगे तो आपका निवेश कम होगा, आप निवेश कम करोगे तो फिर से कम उत्पादन होगा। और वही कि पहले आप 10 कमाते थे, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, 7 होगा, 1 होगा, 0 होगा, माइनस होगा, माइनस के बाद एक जात-बिरादरी की बात आएगी, प्रतिष्ठा की बात आएगी और ₹500 उधारी में ऐसी भी बहुत सी रिपोर्ट है कि ₹500 उधार था, वो नहीं चुका पाया एक कृषक तो उसने आत्महत्या कर ली। तो वहाँ तक आप थोड़ा इसको करीब ले जाके बात करो। जीडीपी में योगदान दे रहा है अच्छी बात है, लेकिन जीडीपी में जैसे एक हम बात करते हैं समावेशी विकास की, तो क्वेश्चन भी हमसे यही कर रहा कि कृषक अगर है तो हर वर्ग होना चाहिए। महिलाएँ भी कृषक कही जाएँ, पुरुष भी कृषक कहे जाएँ और एक अमीर वर्ग भी कृषक कहा जाए और एक जो निम्न आय प्राप्त कर रहा है, वो भी कृषक कहा जाए। तो वैसी वाली बातें हम यहाँ इसके करीब पहुँचना चाहते हैं। सर ठीक है। ओके। मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ आपने क्या लिखा। हम ना रहेंगे तब भी तो यह खेत रहेंगे। इन खेतों पर घन धान गहराते शेष रहेंगे। जीवन देते प्यास बुझाते श्याम बदरिया के लहराते केस रहेंगे। क्या बात है। अ, अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार कृषक अपने बच्चों को किसान के रूप में क्यों नहीं देखना चाहते? क्या इसमें सरकार की नीति नियम सही नहीं है जिसमें किसान को लगातार कृषक जीवन बहुरूपिया लगने लगा है? अ, आगे इसमें कृषि निर्वहन करने वाले फार्मर के बारे में पूछा गया है, ना कि बिजनेस फार्मर के लिए। एम आई राइट? हाँ, वही कि जीवन निर्वाह करने वाले एक फार्मर का बताओ, क्या उनके लिए एक सक्षम स्रोत है? अधिकतर किसानों की बात, अधिकतर में यही आप 42% में चूज़ कर लो। एक अगर आपको एक डेटा है कि एमएसपी पे केवल 6% यूज़ कर पा रहे हैं, ये नया डेटा ही है मुझे अगर सही से याद है और नहीं भी याद है, तो वही लगभग 6 से 7% ही है, जो एक सक्षम स्रोत के रूप में कृषि का उपयोग करते हैं। और समझ लो 30% भी जनता अगर होगी ना, तो 30% कितना होगा? 150 करोड़ का 30% लगभग 50 करोड़ के आसपास होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो वही सारी बातें 50 करोड़ से शायद ज़्यादा होना चाहिए। शायद उतना ही आसपास। तो उतना समझ सकते हो कि एक 50 करोड़ के लोगों के लिए ये अगर एक निर्वाह का सक्षम माध्यम नहीं है और आपको डाटा मिलता है कि हर 10 मिनट में एक किसान आत्महत्या जैसी चीज़ें या फिर कदम उठाता है, तो वास्तव में ये एक माध्यम कैसा होगा? और अगर सर्वे किया जाए, मतलब एक व्यवसायी किसान से नहीं, अगर एक नॉर्मल किसान से सर्वे किया जाए, आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हो? तो वो उसका जवाब किसान नहीं होगा, ये एक आश्चर्य की बात है। तो ऐसे आप सोच सकते हो। भारत की आत्मा गाँव में बसती है और गाँव की आत्मा कृषि में बसती है। बढ़िया, गांधी जी का ये कथन है, आप इसको एक कंक्लूज़न में भी यूज़ कर सकते हो, इंट्रो में भी यूज़ कर सकते हो। करोड़ों में बिकते हैं क्रिकेट के खिलाड़ी, काश खेती का भी कोई आईपीएल होता, तो कोई किसान आज भूखा ना सोता। बढ़िया। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है, देश की आप तो अगर बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो। हाँ। भारत में कृषि प्रधान देश है जहां लाखों किसान अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। हालांकि सदियों से कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है, लेकिन हाल के वर्षों में भारतीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कृषि जो किसानों के लिए जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत करती थी, अब उनके लिए एक संकट का विषय बन गई। उदाहरण के लिए ऋण का बोझ, फसल की विफलता, बाजार में अस्थिरता और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे मुद्दों ने किसानों को आर्थिक संकट में धकेल दिया है। इसने न केवल किसानों के जीवन को प्रभावित किया, बल्कि देश के खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। देखो, ये एमएसपी वगैरह अगर आप उदाहरण दे रहे हो ना, तो ये एक पॉजिटिव वे में अपनाए गए हैं। भले इसका एक उपयोग जैसे अभी बताया यूज़ कम कर पा रहे हैं, बाकी है एक अच्छी व्यवस्था, क्योंकि सरकार को भी लगभग लोगों को अनाज देने के लिए 80 करोड़ जनता को एक पीडीएस प्रदान करने के लिए अनाज तो खरीदना ही है। तो सरकार अगर खुद के खेत से, खुद का खेत मतलब भारत के किसानों से ही खरीदेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा।
लेकिन वो एक दिक्कत वाली बात है जब हम एमएसपी को भी एक दुविधा में देखते हैं कि ये भी एक हमारे लिए संकट ही बन गया है कि अब अमीर किसान और अमीर जानकारी नहीं है, तो वो और गरीब होते चले जाएँगे, उनका एक बिचौलिया वर्ग ही आएगा या फिर जो भी बीच में आते हैं, तो वो सारी बातें आप सोच सकते हैं। अब थोड़ा अगर इंट्रो किसी को और को बताना है कि क्या-क्या हो सकता है, एक आधार आप समझ चुके होंगे कि हमारा बस यही है कि जो अधिकतर लोग हैं, अधिकतर लोगों में ये बातें तो अच्छी लगती है, 18% यानी 8062 आईएनआर बिलियन, ये वास्तव में एक बड़ी बात है और हमारे यहाँ किसानी बस यही 2 बार होती है, उसको क्या बोलते हैं? कौन-सी खेती बोलते हैं मतलब साल में 2 बार, तो आप समझो लगभग 8 महीने में या 9 महीने में अगर इतनी ज़्यादा इनकम हो रही है खेती से, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये अधिकतर कृषकों के लिए ऐसा नहीं है, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। तो इनको आप सोच सकते हो, यही आधार होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या होने वाला है इसमें। तो वास्तव में अब जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न यही है कि समस्या क्या-क्या है जो अधिकतर कृषकों लिए ये जीवन में स्रोत नहीं है। मतलब समस्याएँ की बातें करेंगे कि कैसे हम देख रहे हैं इसको कि क्या इसमें दिक्कतें आ रही हैं जो एक अच्छा माध्यम नहीं बन पा रहा है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर देता हूँ कि भूमि की कमी, अधिकतर किसानों के पास जैसे आप देखोगे लगभग 18% किसानों के पास भारत की भूमि का लगभग 140 बिलियन के आसपास है हमारी हेक्टेयर भूमि में। उसमें 60% केवल 18% लोगों के पास है। बाकी का 78 या फिर कितना 72% के पास 40% भूमि है, जिसमें भी वो टुकड़ों-टुकड़ों में बँटे हैं। तो खेतों का टुकड़ों-टुकड़ों में बँटा होना एक सबसे बड़ी समस्या है, जो आप चाहते तो हो कृषि में जुड़े रहना, लेकिन ये उतना सरल नहीं है। वर्तमान समय के एक भौतिकतावादी समाज में या फिर मुद्रास्फीति के इस दौर में जहाँ एक मूल्य लगातार बढ़ता जा रहा है और आय लगातार घटती जा रही है। तो मुझे एक नज़रिया ये दिखता है और आप लोगों को जो दिखता हो तो बता सकते हो। सर आप बोलेंगे? मेरी तो आवाज़ ही इको कर रही है। नहीं, आप नहीं, बस आप बोलिए बस बोलिए, हम म्यूट हम करते हैं तो म्यूट सही करते हैं रहेगा। तो सही रहेगा। बस इसमें कुछ आयाम ही दे सकते हैं ना कि ये समस्याएँ हैं कुछ। जैसे ये बता रखा है कि मूल्य निर्धारण की समस्या हो गई, कृषि में निवेश की कमी हो जाती है, खाद्य सुरक्षा निर्यात की कमी हो जाती है, श्रमिकों की कमी है, स्वास्थ्य शिक्षा की कमी है, सिंचाई की कमी है, कृषि पद्धतियाँ पुरानी हो गई हैं, कृषि भूमि के टुकड़े बढ़ जाते हैं, जो आपने बताया था। देखो, भारत में लगभग 85% किसान छोटे और सीमांत हैं। जिनके पास तो बहुत कम भूमि है और जो छोटे-छोटे टुकड़ों में बटी हुई है। भूमि पर खेती करना न केवल कठिन है बल्कि एक आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखें तो कोई भी इसमें लाभ नहीं मिल पाता है, लाभकारी है ही नहीं। अब भूमि का टुकड़ों में बँटना उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, कमी का कारण तो बनता ही है और किसानों की आय भी इससे अधिक प्रभावित होती है। अब जैसे किसानों की ये कृषि पद्धतियाँ पुरानी हैं, तो जो उनके उन्नत बीज, आधुनिक कृषि उपकरण, ये जो नवीनतम तकनीक है, इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा सीमित मात्रा में हो रहा है अभी भी। और जो पारंपरिक पद्धतियों में उत्पादन की क्षमता लगातार उसमें कमी आ रही है और यह खेती को एक लाभकारी नहीं बना पाती है। सिंचाई की कमी की बात करें, पता ही है कि इसमें कृषि भूमि अभी भी वर्षा पर निर्भर है पूरी तरह से। सिंचाई के साधन सीमित हैं और कृषि का एक अ, कृषि भूमि की एक बड़ा हिस्सा देखें तो जल संकट से भी जूझ रहा है। यदि हम पर्याप्त सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध हो हमें, तो किसानों को भूखा सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं से बचाया जा सकता है। उत्पादन को अधिक बढ़ा सकते हैं। और कैसा हाँ, जैसे मैंने लिखा है कि मूल्य निर्धारण की समस्या, तो इसमें कि किसानों की जो उनकी उपज होती है, उनका उचित मूल्य उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि बिचौलियों के कारण। अब बिचौलिए होते हैं, वो किसानों को उनका सही लाभ नहीं देते हैं। अब इसके परिणामस्वरूप यही होता है कि किसानों को अपनी फसलें बहुत ज़्यादा न्यूनतम मूल्य पर बेचनी पड़ती है और वे अपनी लागत भी नहीं निकाल पाते उससे, जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसके बावजूद भी कई तरह की समस्याएँ जटिल बनी हुई हैं और प्राकृतिक आपदा तो है ही, जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, ये प्राकृतिक आपदाएँ किसानों की मेहनत को तो चकनाचूर कर देती हैं। अब जिसके पास कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है मान लो कि
खेती के अलावा कोई और विकल्प है ही नहीं, फिर तो वो कुछ कर ही नहीं सकता ना। तो इन आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी अगर पर्याप्त बीमा देखें जो सरकारी सहायता, वो भी तो पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। उसकी कमी तो लगातार बनी हुई और कर्ज का बोझ तो आज से नहीं, ये तो बहुत पहले से चलते आ रहा है। ये तो बहुत सबसे बड़ी समस्या तो यही मानी जाती है कर्ज का बोझ ही। क्योंकि अधिकतर किसान अपनी कृषि गतिविधियों में जो बैंक या साहूकार हैं, उनसे कर्ज लगातार लेते रहते हैं और यदि फसल खराब हो जाती है, तो और नुकसान हो जाता है। या अगर देखो कि बाज़ार में मूल्य उसका कम हो जाता है, तो वो इसे चुका भी नहीं पाते हैं। फिर वही क्या होता है कि आत्महत्या होनी शुरू हो जाती है, जो कृषि क्षेत्र में तो सबसे बड़ी त्रासदी है। अगर कोई और समस्या वगैरह होती है, तो उससे तो किसान जूझ भी सकता है, ठीक भी हो सकता है। लेकिन अगर कर्ज़ के बोझ तले दब जाए, फिर तो वो आत्महत्या इसके लिए बचता है और तो कोई उपाय होता नहीं है। अब वही देखो, जब सिंचाई ना शिक्षा में कमी देखो कि किसानों के पास तो पर्याप्त स्वास्थ्य और जो शिक्षा है उसकी भी कमी लगातार बनी रहती है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएँ और शिक्षण संस्थान सही से कार्य भी नहीं कर पाते। अगर ये सही से कार्य करेंगे तो किसानों को थोड़ा पता तो चलेगा कि हमें किस तरीके से खेती करनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपने बीजों को उत्पादित करना चाहिए। लेकिन वहाँ शिक्षण संस्थान तो है ही नहीं, वो तो बस एक पद्धति के अनुसार चलते आ रहे हैं लगातार। और श्रमिकों की कमी तो हो ही रही है। जैसे यही कह रहे थे अभी ये थोड़ी देर पहले कि कोई भी जो किसान है वो अपने बच्चों को नहीं चाहते हैं कि वो खेती वगैरह करे। तो इससे तो श्रमिकों की कमी हो ही रही है। अब कृषि में अगर देखें जो युवा पीढ़ी तो इनके बीच अगर देखें तो कृषि कार्य में जो आने वाले श्रमिक हैं, उनकी संख्या लगातार घट रही है। क्योंकि युवा लोग तो खेती से लगातार दूर जा रहे हैं और शहरी क्षेत्रों में एक बेहतर नौकरी की तलाश में जा रहे हैं। तो अगर श्रमिकों की कमी कमी होती है तो ये भी एक कृषि में बहुत नकारात्मक प्रभाव ही डालता है। अब वही निर्यात में कमी होती है, खाद्य सुरक्षा जब इनमें किसानों की उत्पादकता में गिरावट आती है तो इसका जो कारण होता है वो खाद्य सुरक्षा और निर्यात में कई तरह की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है इससे। अब कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए सही जो उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। जिससे जो विदेशी बाज़ार है उनकी उनके साथ प्रतिस्पर्धा करनी है तो हम कर ही नहीं पाते ना क्योंकि वो उतना हमें निर्यात नहीं हो पा रहा है, उतनी हमें सुरक्षा ही नहीं मिल पा रही है, तो प्रतिस्पर्धा करने में मुश्किल तो आएगी। अब वही कि कृषि में जब आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त निवेश कर रहे हैं, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं हो पा रहा है कि कृषि में आधुनिकीकरण हो पाए। नई तकनीकें आ जाए, बुनियादी ढाँचे बेहतर हो। तो जिससे देखें तो कई तरह के उपकरणों में निवेश की कमी के कारण कृषि क्षेत्र में अभी तक वृद्धि तो नहीं हो पाई है। अब सरकार द्वारा तो कई तरह की योजना बनाते हैं, लेकिन वो कागज़ तक ही सीमित हो जाते हैं। जैसे एक दिन मैंने कोर्ट से भी लिखा था कि सरकार केवल एक योजना बनाते हैं, सिर्फ़ पेपर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन डालने के लिए, कभी लागू तो होती नहीं है। बस वो कागज़ों तक ही सीमित रहती है, जिसका वास्तविक प्रभाव तो किसानों तक पहुँचता ही नहीं है। बस इतना ही कमियाँ हैं, जो तो नकारात्मक है। हाँ, जी, जी। हाँ जी। और जैसे सर ने बताया कि अभी ये जो योजनाएँ हैं, क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा, तो एक कथन आता है राजीव गांधी का। वो कहते हैं कि सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का 85% हिस्सा योग्य वर्ग तक पहुँचता ही नहीं। तो वही बातें हैं कि एक क्रियान्वयन का ना हो पाना और वास्तव में आप संदर्भ यहीं से शुरू करोगे, एक अनिश्चितता का खेल माना जाता है या फिर किसान जो है मौसम का जुआ, ऐसा कोई मतलब एक वाक्यांश आता है ना, तो इसके इर्द-गिर्द आप शुरू कर सकते हो कि किसान एक जुए की तरह है, कि किसानी कैसे इंसान कर सकता है एक अनिश्चित मौसम में और जल संकट का होना हो, मूल्य अस्थिरता हो, तकनीक की कमी हो या फिर कृषि यंत्रों का अभाव हो। अब ये बताओ जब कृषि में मतलब अभी मैंने पूरी चीज़ें बताई ना, अभी केवल अगर बुआई का ले लो, तो बुआई में इतनी सारी दिक्कतें हैं, पहले जुताई होगी, जुताई में खर्च आने वाला है, उसके बाद दोबारा जुताई होगी, बीज के लिए रुपए चाहिए, एक जो यंत्र होगा चाहे ट्रैक्टर की बात कर लो, रोटावेटर हो, उसको जो भी बोलते हैं, तो वो चीज़ें हों। आप देख लो बुआई में ही इतनी कार्यशील पूँजी अधिक लग जाती है। हालाँकि ये कहा जाता है कि अगर कृषि में आप ₹1 लगाओगे, ₹13 85 पैसे आएँगे, लेकिन वास्तव में ये ₹1 है नहीं, ये लगभग ए एक समझ लो आप महीने का कितना 13 गुना या 13 गुना 1 लाख कमा रहे हो तो आपके लगभग 50 से 60 हज़ार खर्च होने वाले हैं।
तो वैसी ही चीज़ें हैं कि ये जो दिक्कत वाली बात है कि जितना आप एक कार्यशील पूँजी की बात कर लो या फिर एक गुणवत्ता की बात कर लो, आपको कृषि का ज्ञान ही नहीं है। आप बस खेती कर रहे हो क्योंकि खेती एक पारंपरिक माध्यम है और पारंपरिक माध्यम में किसी ने आपको बताया था कि आप उर्वरक का यूज़ करो, उर्वरक आपको काफ़ी उत्पादकता देगी और आपने उर्वरक का यूज़ किया, अब ये उर्वरक लगातार एक ज़रूरी हो गया। तो ऐसी चीज़ें कि कृषि का ज्ञान कम होना या फिर कृषि कैसे की जाए, ये सारी दिक्कतें या फिर सारी कमियाँ इस चीज़ को थोड़ा और मुश्किल बनाती है। वैसे तो अगर आप शायद जो सुकुमार कवि हैं, पंत जी, उनकी कविता देखोगे कि मैंने छुटपन में बोए थे कुछ पैसे, तो पैसे उगे नहीं थे। फिर उन्होंने बताया कि सेम के एक बीज को मैंने यूँ ही फेंका था और वो आज एक बड़ा झाड़ बन गया या पौधा बन गया। लेकिन वास्तव में ये है नहीं। अब आप अगर बीज फेंकोगे तो आपका वो पेड़ या फिर आपका जो पौधा है या फिर कृषि समझ लो, वो उगने वाला नहीं है। उसकी अब देखभाल करनी होगी। ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले जो हमारे पंत जी हैं, अब वास्तव में सुकुमारता की हमने मतलब एक वैसा होता है ना कि हम किसी चीज़ को ऐसा प्रताड़ित कर चुके होते हैं। जैसे आप मृदा की बात कर लो, मृदा में ही है सब कुछ या फिर मृदा और जल और बीज 3 चीज़ें। अब हमने इसका ऐसा अंधाधुंध उपयोग कर लिया कि अब वो बिना देखभाल के जैसे पहले होता था तो पहले क्या उतनी तकनीकें पता थी। आपने बीज आपके पास है, आपके पास खेत है, आपने बो दिया और वो अपने आप ही बारिश होके वो हो जाता था, फल आता था और उसका फिर लोग उपयोग करते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी बदली हैं कि अब हमारे दिमाग में जितने भी आप टॉपिक इसमें पॉइंट लिखे, उन पॉइंट को आप एक डिस्क्राइब तो करोगे लेकिन उसमें एक प्रवाह थोड़ा होगा या फिर जो एक बदलाव वाली दिशा है कि कैसे चीज़ें आप उस क्रम में देखना चाह रहे हो या फिर जो भी क्रम आप थोड़ा पिछला आधार लेके अगले आधार को दिखाओगे कि पहले तो हम जैसे अभी वर्तमान समय में एक आप कहानी भी सुने होंगे एक कृषक गया रोल्स रॉयल्स लेने जो आरआर होता है तो वहां गया तो वो उसको समझ के कि ये किसान है क्या ही खरीदेगा तो उसने उसकी बेइज्जती कैसे की कि रोल्स रॉयल्स से गोबर फेंकता है तो वैसी वाली बातें क्या ये हर बार के लिए एक सामने आएंगी या फिर बस एक वही थोड़े सीमित लोग या फिर जो अभी भी यूज कर पा रहे हैं और उनके लिए भी ये एक कह सकते हैं कि अगर वो कार्बनिक खेती नहीं ऑर्गेनिक खेती नहीं करेंगे, तो ये उनके लिए भी सक्षम साधन नहीं बनेगा या फिर वो अगर अधिक पूँजी नहीं लगाएँगे, अधिक उनकी कार्यशील पूँजी नहीं होगी, तो उनको भी अधिक आय नहीं दे पाएगा। क्योंकि अगर आपके पास ₹1 नहीं है, तो आपको वो ₹13 मिलने नहीं वाले। तो वही बातें आप सोच सकते हो कि कितनी आप केवल अभी मैंने बुआई का बताया कि कितनी समस्याएँ होती हैं और बुआई के बाद जब हो जाता है, तो उसमें पानी का सींचना और पानी का सींचना एक सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। आप पौधों को जो पानी पिला रहे हो, वही पानी आपको भी पीना पड़ेगा और वर्तमान समय में आप देख ही रहे हो, एक डेटा आता है कि कृषि में जो जल है ना तो शुद्ध जल का 60% दोहन या फिर 60% उपभोग हम कृषि के लिए कर रहे हैं। तो ये बातें अभी तो अच्छी लग रही है। आप पंजाब का अभी वर्तमान समय में स्थिति देखोगे, पंजाब के बड़े-बड़े जो किसान हैं या फिर जिन किसानों की बातें हम नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक सीमित वर्ग की कर रहे हैं। तो पंजाब हो या हरियाणा हो, धान की खेती वो ज़्यादा करते हैं क्योंकि एमएसपी ज़्यादा है। तो वो चीज़ें अब उनके लिए दिक्कत हो रही है कि पंजाब और हरियाणा में जल की कमी हो रही है। कर्नाटक में आप देख लो, कर्नाटक में उतनी फसलें वैसे नहीं हो रही या फिर जो भी साउथ के कुछ क्षेत्र हैं, वैसे साउथ के क्षेत्र में मानसून का आना-जाना लगा रहता है। फिर भी वैसी चीज़ें कि इसका एक उचित प्रबंधन नहीं है, जल की ही बात कर लो और प्रबंधन में उतना ज़्यादा कुछ खर्च नहीं लगता, लेकिन वो खर्च भी उनके लिए इतना ज़्यादा है कि वो उस चीज़ को सँभाल नहीं पा रहे, उस चीज़ को अपने मतलब एक क्या व्यवस्था में ला नहीं पा रहे और फिर बुआई तो हो गया फिर सिंचाई वहाँ पे अटक जाती है और किसान की फसल इसलिए सूख गई क्योंकि सिंचाई नहीं हो पाया। फिर ज़रा-सी आप थोड़ा आगे करोगे मतलब एक मेरा नज़रिया ये कह रहा है कि किसानी जैसे होती है ना, पहले बुआई, फिर सिंचाई, फिर उसकी देखभाल, फिर निराई, फिर गुड़ाई, फिर कटाई, फिर उसके बाद उसका रख-रखाव, फिर भंडारण, फिर विपणन, फिर जाके घर में आता है, फिर जाके खाते हैं। तो यहाँ तक एक हमारा ऐसे-ऐसे ही प्रवाह से बनता रहेगा कि हर वो समस्याओं को दिखाएँगे हम कि काहे ये जीवन का निर्वाह नहीं बन पा रहा है। आप ज़रा-सा थोड़ा संदर्भ याद करो, आप कहीं पे पढ़े ही होंगे कि दशहरा जो होता है, एक किसान वर्ग के लिए एक राहत वाला समय होता है।
सकता है कि किसान वर्ग अब फसल काट ले, उसके पास अब इतने जो 4 महीने की जो उसकी आमदनी रुकी हुई थी, अब वो आ जाएगी। लेकिन क्या वर्तमान समय में है? अभी आप जो लोग भी मतलब एक किसानी से जुड़े हुए होंगे, अभी धान कट रही होगी या फिर धान का जो भंडारण है, उसमें समस्या होगी, फिर विपणन में समस्या होगी। तो एक प्रवाह मुझे ऐसा लगता है कि प्रवाह ऐसा बना रहना चाहिए कि हम हर वो चीज़ दिखाएँ, हर वो एक स्तर दिखाएँ कि कैसे हम कृषि में जब-जब आगे बढ़ते हैं, तब-तब एक अवरोध लगता है। जैसे आप अगर कोई भी मतलब एक यात्रा कर रहे हो, तो अगर हर 1 किलोमीटर में ब्रेकर आएगा ना, तो आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल वैसा ही है कि अब ये प्रताड़ना झेलनी है और ये प्रताड़ना हर एक कदम पे, हर एक मार्ग पे होगी। अब कृषि की सिंचाई तक आएँ, तो सिंचाई के बाद जो कटाई होती है, उससे पहले एक दिक्कत होती है, कीट या रोग लग जाते हैं। आपकी फसल तो अच्छी हो गई, बारिश ने आपका साथ दे दिया, आप चलो बारिश ने नहीं दिया तो आपने सींच दिया उसको, कीटनाशक का आपने उपयोग नहीं किया तो आपकी फसलों में कीट लग गए, टिड्डे लग गए, जो एक बीमारियाँ होती है, चाहे उसका क्या बोलते हैं, घुन लगना हो या फिर जो भी उसको बोलते हैं। तो वो चीज़ें दिक्कत हो गई। तो ये देखो हर कदम पे, हर एक भाग पे आपको दिक्कत वाली चीज़ें दिख रही हैं। तो उन दिक्कतों को हम समझेंगे कि जब हर एक कदम पे दिक्कतें हैं, तो जीवन निर्वाह का एक सक्षम माध्यम कैसे हो सकता है? और सक्षम माध्यम अगर इसको बनाना है, हालाँकि बातें बहुत सारी हैं और इसमें मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ। इसमें रख-रखाव की समस्या हो या फिर एक प्राकृतिक संसाधन 2 हैं कि आपने इस बार तो यूज़ कर लिया, लेकिन अगली बार अब आपको वही कार्यशील पूँजी इकट्ठा करने में दिक्कत होगी। जैसे बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो कृषि के लिए उपयोगी हैं, लेकिन कभी-कभी हम एक लालच में जैसे कल हमारा टॉपिक था कि आवश्यकता लोभ की जननी है। तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए कृषि में इस चीज़ की आवश्यकता है, हमने उसका लोभ दिखा दिया कि अधिक डालेंगे तो अधिक उत्पादन होगा और अगली बार फिर वो अधिकता एक अगर आप थोड़ा साइंस से इसको रिलेट करोगे ना, ऐसा ही है कि अगर आपने पोटेशियम डाला अधिक, नाइट्रोजन डाला अधिक, तो अगले साल वही पोटेशियम, वही नाइट्रोजन आपको अधिक मात्रा में लगेगा और जब अधिक मात्रा में लगेगा, तो आपने उत्पादन तो बढ़ा लिया, लेकिन आपने एक अपने पीछे कि आपने काम तो कर लिया और पीछे एक समस्या भी लटका के चल रहे हो। तो वही बातें आप थोड़ा इसको प्रभाव में भी ला सकते हो कि हर कदम पर दिखाएँगे कि अगर इसको बुआई में देखें, कटाई में देखें, फिर निराई, गुड़ाई, फिर भंडारण भंडारण में भी बहुत सारी समस्याएँ होती। अभी मैं बताऊँ मैं एक कृषक परिवार से आता हूँ और उसमें यही है कि गेहूँ तो हुआ अच्छा, लेकिन वर्तमान समय में वो वही बातें हैं कि घुन लग गया गेहूँ पे और उसका ना तो एक कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के भी दाम, तो वैसा हो गया। ना तो गेहूँ मिला, ना तो गेहूँ की उस घुन का दाम मिला। तो वैसी वाली बातें हो जाती है कि आप जब तक कृषि को एक आधार से नहीं समझोगे, एक चीज़ों से नहीं समझोगे, तो उसके अंतिम तक दिक्कत रहती है। और ये बताओ कि आपने संचय किया हुआ था जिस चीज़ को खाने के लिए और आपके पास रखने की व्यवस्था नहीं है। सबके घर तो उतने बड़े होते नहीं, एक सीमित घर होते हैं और मतलब कृषि क्षेत्र चलो बढ़ गया या फिर उत्पादन बढ़ गया, तो रखने की भी समस्याएँ आपके सामने आएँगी। और वो समस्या अगर आपके सामने आ रही है, तो फिर आप समझ सकते हो कि जीवन निर्वाह का एक कैसा माध्यम जो हमें हर एक स्तर पर चुनौती दे रहा है कि करके दिखाओ। और वो अगर हम करके दिखा दे रहे हैं, तो वो अगले स्तर पर हमें चुनौती दे रहा है कि अब करके दिखाओ। तो यही बातें जो भी आपको करना है तो और बता सकते हो। और भी बातें इसमें जैसे निर्यात में कमी कि चलो हमने भंडारण अच्छा कर लिया, सारी चीज़ें एक 4 महीने में या फिर 5-6 महीने में बेहतर चल रही थी। लेकिन लास्ट में जब हुआ तो बेचने गए और वहाँ पे एक मतलब रियल एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो व्यक्तिगत तौर पर कि आपको जब एमएसपी में बिकता है तो एक चेकिंग होती है, निरीक्षण करने आता है। तो अगर आपकी वहाँ पे पहुँच नहीं है, तो आपका वो बिचेगा नहीं। एक भी अगर पाई मिल गई या फिर एक भी कीड़े मिल गए, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। और फिर किसान या फिर रिजेक्ट ना भी हुआ तो उसका एक आपने बहुत ही पहले या फिर अभी भी देखते होंगे कि किसान ने प्याज की फसल बो प्याज की फसल ₹2 किलो अगर बिच रही, तो वहीं पे वो मंडी पे प्याज की फसल को गिराकर चला आया। तो ऐसी बातें भी हैं कि आपने बोया तो सोना, पर निकला उससे कुछ नहीं। तो वैसी वाली बातें हो जाती हैं। इसमें दिक्कत नाम की चीज़ें तो बताने के लिए बहुत है, मतलब वैसा नहीं कह रहा कि केवल दिक्कत ही है, जीवन निर्वाह का माध्यम नहीं है। लेकिन फिर भी जीवन निर्वाह का एक ऐसा माध्यम लग रहा है अधिकतर लोगों के लिए। बहुत लोग नहीं, सीमित लोग नहीं। अधिकतर लोगों के लिए लगभग आप 50 करोड़ के आसपास मान के लो, ऐसा लग रहा है कि एक मंथर मृत्यु की ओर ले जा रहा है कि धीरे-धीरे आपको कमज़ोर करेगा। कृषि आप बोओगे लेकिन वो
आपके खून से सींचेगा। थोड़े आप कठोर वर्ड भी यूज़ कर सकते हो कि कृष की फसल उसके खून से ऐसा ना कि पसीने की मेहनत है। तो आप थोड़ा ऐसा भी कर सकते हो कि ये वास्तव में पसीने की मेहनत नहीं होती है, ये खून की कमाई होती है और खून की कमाई भी स्वयं थोड़ी ना खा पाता है। वो वही चाहे तो एक जो ऋण लिया था उस ऋण को चुका दें या फिर एक खाने के लिए बचाएँ तो फिर बेचने के लिए क्या हो? तो वही बात है कि खाने के लिए भी फिर एक रोटी के सहारे जीना पड़ता है या फिर अगले महीने या फिर अगले 4 महीने का इंतज़ार करना होता है। तो थोड़ा आपका क्रम ऐसा रहेगा। अब ये वाला जो ऐसे देखते होंगे मैंने अभी भेजा यहाँ पे, ये बहुत मतलब अभी मुझे बहुत कमज़ोर लग रहा है क्योंकि बहुत पुराना था या फिर वो भी चीज़ें हैं ना कि दिमाग पे एक अगले स्तर पर समझ आता है। पहले तो ये दिखता था कि मतलब एक तरह से यही ना कि उत्तम खेती मध्यम मान तक हमारा एक विचारधारा जारी। लेकिन जब हमने आगे देखा तो वो चीज़ें दिख रही हैं कि ये उत्तम खेती अगर है तो उत्तम मेहनत भी ले रहा है, उत्तम एक व्यवस्था भी चाह रहा है, उत्तम एक गुणवत्ता भी चाह रहा है। एक बीज की गुणवत्ता हो, सिंचाई की गुणवत्ता हो, कीट या रोग से बचाना हो या फिर सस्ते ऋण का ना मिलना हो। जैसे लोन किसी ने एक दिन जब हम बात कर रहे थे, किसी ने कहा अगर हम लोन लेते हैं तो ये इंसान के सहारा के लिए, लेकिन सस्ता लोन वास्तव में मिलता कहाँ? अब किसान को तो एक खेत भी कहते हैं, बटुआ हो गया, अधिया हो गया। तो ये सारी बातें हैं कि अब किसान भी किसानी करने के लिए अगर सक्षम नहीं हो पा रहा है, खुद को कमज़ोर मान रहा है, तो फिर इसकी बातें वैसी उथली रहेंगी कि ₹1 अगर कृषि में इन्वेस्ट करोगे तो ₹13 मिलेंगे और वास्तव में ऐसा और किसी वर्ग में नहीं है या फिर और किसी व्यवसाय में आप अगर व्यवसाय कृषि को मान लो या फिर जीवन निर्वाह का साधन मान लो, तो ऐसा कहीं पे नहीं है जहाँ ₹1 आप इन्वेस्ट कर रहे हो और उसका लगभग 13 से 14 गुना मिल रहा है। लेकिन वो ₹1 भी नहीं है और देने का प्रयास ही अब थोड़ा मतलब एक आधार आगे बनाते हैं कि कैसे चीज़ें हो सकती हैं। आपको अगर कुछ और बताना है तो बता सकते हो। जैसे सर आपने सर बताया कि मंडी की कमी सर भारत में और देखा जाए सर भारत में लगभग एवरेज सर मिला जाए तो एवरेज 543 या करेक्ट मेरे को नहीं पता है तो इतना लेवल पर मंडिया है। मैंने कहा सर बहुत कम ही जगह पर मंडिया है सर कि इतना किलोमीटर पर मंडी एक मंडी है सर। तो इसके चलते मंडी के चलते सर जो किसान का माल होता है वो जैसे सर खराब हो जाता है जिससे माल माल नहीं बिक पाते हैं। और सर मंडी में ये होते हैं कि सर 4 से 5 बिचौलिया होते हैं। बिचौलियों के सर चलते जो मंडी होती है उसका भाव गिर जाता है कि मंडी मिलाए तो इसका भी मंडी का पैसा देना होता है। और सर जैसे आप सर जैसे आपने बताया कि यहाँ पर तकनीकी का ज्ञान और अभाव है सर क्योंकि सर भारत के किसान के पास इतना ज्ञान नहीं है और तकनीकी की उपलब्धता नहीं है सर जिसके चलते वो किसान उस लेवल पर अपने आप को बेहतर जो किसान होते हैं पौधे को बेहतर नहीं कर पाते हैं बढ़िया। सर। मेन तो कारण है जो किसान की समस्या है। मेन कारण क्या है सर आत्महत्या करने के मेन तो कारण छोटे छोटे खेत हैं उसमें सर खेती करते हैं तो उस लेवल पर सर खेती नहीं हो पाती है और जो किसान होते हैं लोन लेकर कैसे किसी भी तरह खेत करते हैं लेकिन खेती होने पर उनको अच्छा होने पर भी उस अभाव में सर मैंने उस मूल्य के आधार पर उनको पैसा नहीं मिल पाता है और उसके चलते और सर लोन ले लेते हैं जैसे आपने सर बताया। और सर हमें तो सरकार ने सर यहाँ पर बहुत सारे सरकार के कृषि के लिए जो प्रयास किए हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य सिंचाई योजना कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड प्रधानमंत्री किसान समृद्धि निधि कृषि विस्तार सेवाएं। तो सर हमें ये करना चाहिए कि जो किसान है सर तो हुँ। सिंचाई का विस्तार पूरा करना चाहिए सर कि जैसे कि सर 3-4 किसान है तो उनको छोटे छोटे मैंने कम बंटवारे में सर खेती को सबको मिलाकर 3-4 किसान को उसको बड़े में कर लेना चाहिए जैसे कि खेती बेहतर होगी और जो खेत होगा सब मिलकर वो कर लेंगे सर। जैसे कि आपकी एकड़ जैसे कि सर 1 एकड़ में है तो उनको 2-3 किसान मिलकर वो छोटे छोटे एवरेज तो ये सर ज्यादा है लेकिन भारत में सर देखा जाए तो 0 पॉइंट एवरेज मेरे को नहीं पता 0.3 की 4 एकड़ पर व्यक्ति हेक्टेयर आ जाएगा सर हेक्टेयर की इतना आ जाएगा एवरेज सर पर किसान को। तो सर ऐसे छोटे छोटे जो सर एथी किसान है तो इनको और बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए कि मेरे को जोड़कर अपने आप में सबको खेती करनी चाहिए और सब मिलकर काम करेंगे तो जो नहीं होता है कि कम कम खर्च लगेगा और इससे पैसा भी उनको बचेगा।
और सर कृषि के बाजार को सुधार करना चाहिए, जिससे कि जो किसान होते हैं उनकी जो मंडी में भाव जाए तो अच्छे से बिक जाए, नहीं तो वहां पर बिकता नहीं है और ये बताते हैं कि मिट्टी है, ये लेकर इनको काट लेते हैं जिससे घाटा होता है। जो कहा जाए तो सर 1 रुपया के सामान जो बिकने गए थे उनको पड़ गया 13 रुपया, जैसे आपने सर बताया तो वैसा ही है। और सर यहाँ पर कृषि में तकनीकी का उपयोग हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे, ये तो प्रश्न सर उठना चाहिए। सर मेन ये प्रॉब्लम है कि भारत में जो कृषि है सर, तो उनके पास जो है सही बताया तो उस लेवल का जो पूंजी है नहीं है, उसके कारण उस तकनीकी के कारण डायरेक्ट कृषि में आ जाते हैं और कहीं काम नहीं मिलता है तो वो डायरेक्ट कृषि में आ जाते हैं और डायरेक्ट खेती करने लगते हैं। और जैसे ही जैसे खाद हुआ सर, तो वो नहीं ध्यान देते हैं कि कितना खाद छिड़कना है, और मिट्टी का पता भी नहीं करते हैं सर कि कैसा कैसा मिट्टी है, और उनको छिड़कते जाते हैं और ज्यादा एथी नहीं याद आ रहा है सर, वो ज्यादा एथी हो जाता है, जैसे कि अभी सर पंजाब हरियाणा में देखा जा सकता है। बढ़िया। हाँ, तो इन्होंने जैसा-जैसा बताया और आप लोग भी बता सकते हो कि वास्तव में अधिकतर कृषकों के लिए ये सक्षम स्रोत कैसे बन पाएगा? हमने सारी समस्याओं की बातें कर ली, या फिर समस्या नहीं, कम से कम हम उन पहलुओं के पास पहुँच पाएँ कि ये क्या-क्या चीज़ें हैं जो कृषि को एक कमज़ोर माध्यम बना रही है या फिर एक जीवन निर्वाह का कमज़ोर स्रोत बना रही है। तो अब हमें थोड़ा इस पहलू पर भी बात कर लेना चाहिए कि क्या-क्या सक्षम स्रोत या फिर क्या-क्या उपाय कर सकते हैं, या फिर किन-किन तरीकों से हम कृषि के एक क्षेत्र में या फिर एक जीवन निर्वाह के लिए कृषकों के एक बेहतर जीवन को बना सकते हैं। तो उसके बारे में जो भी बताना हो आप बता सकते हो। सर क्या कृषि का मतलब कि कृषि की विफलता का एक कार्य ये भी रहा है कि जो भी किसान उत्पादन करता है, उसमें जो बिचौलिए होते हैं, उनके द्वारा किसानों का बहुत ही अधिक मात्रा में शोषण किया जाता है। हाँ, वो हो चुका है। अब उसके समाधान और उसके जो सुझाव हो सकते हैं या सकारात्मक चीजें हैं वो बताओ, उस पर हाँ सर, चर्चा हाँ। करें। उसी प्रकार तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जितने भी उद्योगपति हैं, वो बहुत ही अधिक मात्रा में किसानों से कम दाम पर लेकर उसका मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देते हैं, जिसके कारण से किसानों को सिर्फ उनके उत्पादन तक का या उसके कम मात्रा में ही लाभ मिल पाता है। अगर कुछ इस तरीके की व्यवस्था की जाए कि जो भी व्यापारी या उद्यमी उनकी फसलों को खरीद रहा है, अगर उनके लाभ में अगर कुछ प्रतिशत हिस्सा किसानों को भी मिले, तो उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है, और यह स्थिति सुधार उनके भविष्य में आने वाली कृषि के लिए भी लाभदायक हो सकता है। पहली बात, भारत में कृषि करने की व्यवस्था परंपरागत कृषि रही गई है। आज भी भारत की कृषि अधिकतम कृषि वर्षा पर निर्भर है। अगर जब कभी भी वर्षा में अ, असमानता देखी जाती है, तो ऐसा होता है कि कई बार किसानों को अपने अपने प्राणों को भी देना पड़ता है, या फिर उनके द्वारा फांसी जैसी समस्या देखी जा सकती हैं। और इसका सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र भारत का दक्षिणी भाग है, जहाँ पर वर्षा पर निर्भरता उनके किसानों के प्राणों का वो मतलब होता है, मृत्यु का कारण बनती है। और एक और भी बात होता है कि जब बैंकों द्वारा लोन दिया जाता है, तो किसानों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई जाती है, और ये भी देखा गया है कि जब भी किसी भी ऋण को लेने के लिए किसानों का शोषण किया जाता है, तो वो भी उनके विनाश का वो बनता है। लेकिन इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि किसान एक दोबारा से अपने अपने खेती को करने के लिए आत्मनिर्भर बन सके। सबसे बड़ी बात है कि खेती करने के लिए आज भी ऐसा मान लेते हैं कि जो गाँव में रह रहे हैं या जो गाँव में जन्मे हैं, तो वही खेती करेंगे, या किसान का बेटा है तो वही किसानी करेगा। और शहर वाले तो इसमें ये भी चाहिए कि जो शहर में रह रहे हैं या फिर जो भी कृषि की तरफ अग्रसर है, उनको भी चाहिए कि वह शहरों में आकर मतलब गाँव में आकर या फिर किसी भी स्थान पर खेती के प्रति जागरूक हों। और एक और भी ये उपाय होना चाहिए कि सभी लोगों को किसानों की स्थिति का विवरण होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि हमने कोई रिपोर्ट पढ़ ली कि इतने किसान मर गए या किसानों का शोषण हो रहा है,
तो इतना पढ़ने वाला इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें ये भी जानना पड़ेगा कि जो हो रहा है क्या वो सही है या इसके पीछे जो भी रीज़न हो रहा है या फिर जो भी घटनाएँ घट रही हैं वो किस हद तक है। क्योंकि जब हम किसी स्थिति का अनुमान तभी लगा सकते हैं जब हम उस स्थिति से वाकिफ़ हों। आज ये भी देखा जा सकता है कि अगर सरकार स्तर पर देखें तो कृषि कृषि मंत्री एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया जाता है जिसको कृषि का के भी नहीं पता कि एक किसान की क्या-क्या समस्याएँ हो सकती हैं। ये यहाँ पे गड़बड़, अब दूसरे टॉपिक की तरफ जा रहे हो। पहली बात की ये कि ये समस्या के समाधान पे बात हो रही है, तो हम लोगों को वहीं पर फोकस रखें तो बढ़िया होगा। और जिस वे में कुछ-कुछ पॉइंट सही है, लेकिन कुछ-कुछ पॉइंट है कि थोड़ा वो सही नहीं लग रहा है मुझे भी। क्योंकि अगर कोई बात करता है कृषि की समस्या के समाधान पे, तो उसमें 5-6 कारण हैं जिसको बस उसी को इंगित करना है। जैसे बोल सकते हैं सर कि एमएसपी को सही कीमत पे सुनिश्चित करना, सिंचाई एवं जल प्रबंधन सुनिश्चित करना, कृषि को टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षित करना, जो ई-नाम है एक सरकार की तरफ से जो बाज़ार के लिए किया गया, उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता बढ़ाना, बिचौलियों के लिए कि कोई नया कानून बनाना, इस तरह की समस्या के समाधान पे बात करें ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे ये बोले ना लास्ट पॉइंट, कि हम लोग ऐसे किसानों को बना देते हैं जिसको किसान का क भी नहीं पता है, तो ये तो थोड़ा सही नहीं है। सर क्योंकि सर एक मिनट। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जिस व्यक्ति को भी ज़िम्मेदारी दे रहे हैं आप ऐसा समझ सकते हो कि एक इंजीनियर है जो कि किसी बाइक की बात कर सकते हैं। अगर वो एक इंजीनियर है जो कि एक उस क्षेत्र से रिलेटेड है और एक नॉर्मल है, दोनों की जो काबिलियत होगी उनमें तो फ़र्क हो सकता है ना? फर्क हो मेरे सकता है, लेकिन ये बताओ कि हमारा संविधान ही हमको वो अधिकार देता है, कोई भी चुनाव जीत सकता है, कोई भी चुनाव जीत सकता है, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी कुछ भी बन सकता है। तो आप इसके लिए क्या कहोगे? इको हो रहा है आवाज़। जी, जी, बोलिए आप। हाँ, चलिए ठीक है कह रहे हैं साहब, उनकी बात सही है। तो ठीक है सर बस इतना ही रखते हैं और क्या। इतने ही पॉइंट है हाँ, और तो बाकी तो गवर्नमेंट पॉलिसी और है सर ही क्या किसानों की सुविधा के लिए बहुत सी पॉलिसीज़ बना दी है सरकार ने और इसको एक मतलब कि एक वेबसाइट या फिर डिजिटल माध्यम से भी जोड़ने का प्रयास किया है ताकि किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएँ मिल पाएँ। पर कह सकते हैं कि यह कुछ हद तक ही सीमित रही हैं क्योंकि आज भी किसानों के पास तो डिजिटल मोबाइल सिस्टम है नहीं कि वो इससे तेज़ी से जुड़ पाएँ। तो इस पर भी एक सुधार करने की आवश्यकता है। इतना ही है सर। और ओके। सर इसमें कृषि में तकनीकों का उपयोग ज़रूरी है सर, और जी, कृषि जी। आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। ज़रूर। और सर अ, कृषि विविधीकरण में सर वो वितरण ज़रूरी है सर, कि कृषि में नहीं होता है कि विपणन होना चाहिए, बहुत अच्छा विपणन, वो अच्छा नहीं जी, मिल पाता है। बढ़िया। और कोई? और सर इसमें ये हो सकता है क्या क्या? सर, ये जलवायु परिवर्तन प्रभाव हो सकता है क्या, क्योंकि जलवायु परिवर्तन प्रभाव से कम करने के लिए सर उपाय हो सकते हैं, क्योंकि सर जलवायु परिवर्तन से कृषि में हेलो। जलवायु परिवर्तन को रोका कैसे रोकोगे ना? हाँ सर, जैसे कि नहीं होता कि जलवायु परिवर्तन होने से सर आवाज बताओ सर उपाय कट बताओ। सर जलवायु पर होने से सर जैसे मौसम पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि एक के जो फसल होती है अच्छी नहीं हो पाती है। नहीं, इसको हुँ, चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन कंट्रोल करना किसानों की बस की बात नहीं, नहीं हम लोग की बस की। वो है दूरगामी असर होगा कि उसके लिए अगर कोई सारे विश्व की सरकारें मिलकर काम करती हैं, तो उसका लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट पड़ेगा। तब अब किसानों को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप लेंगे, अभी उसका बेनिफिट तो नहीं होगा ना। जी हम जी लोग सर। ओके, समाधान की बात करेंगे तो तत्कालिक समाधान की तरफ बात करेंगे। वो हो गया मतलब 20 साल 30 साल बाद जाके उसका रिजल्ट आएगा। ओके, ओके। हाँ, उसके इम्पैक्ट में कहेंगे, किसानों के इम्पैक्ट में कि हाँ, कि जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों को भी स्थिति में दूरगामी परिणाम आए हैं, ये बोल सकते हैं। जी, जी। अब देखिए सारे इसमें ये भी टॉपिक हो को सकता है ना जी, कि जी। हम मौसम के अनुकूल खेती कर सकते हैं। ये हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। ये हो सकता है। अब देखिए मुझे मतलब एक सामान्य सा नज़रिया अगर कुछ उसमें एक समझो कि जैसे-जैसे हमने समस्याओं की बातें की,
तो ज़रा-सा आप ये भी संदर्भ ले सकते हो। अभी जब हम बात कर रहे थे तो एक सॉलिड आधार दे रहे थे ना, पहले हमने बुआई की बात की, तो बुआई में क्या-क्या समस्याएँ हैं और फिर एक रोपण हो गया, आगे का क्रम हो गया। तो अब थोड़ा हमें वही आधार लेके एक चलना है कि कैसे उन समस्याओं को हम सामने लाते हैं कि समस्या का हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर हम पहले बात कर रहे थे कि जो ₹1 अगर आप कृषि में लगाते हो तो आपको 13.85 रुपए का फ़ायदा होता है। तो आप ज़रा-सा एक मतलब ऐसे के नज़रिए से कम करीब ले जा सकते हो कि किसान को जैसे अभी आप लोगों ने ही बताया कि एमएसपी में बढ़ोतरी हो या फिर किसानों को बीमा कराई जाए या फिर जो किसान सम्मान निधि योजना हो गई या फिर बहुत सी ऐसी सुविधाएँ हैं जो किसानों को दी जाती है या फिर उनके जो 4 महीने खाली होते हैं, जब वो खाली होते हैं तो मनरेगा वाली तो किसानों को ₹1 उपलब्ध कराए जाए, ₹1 का मतलब वही कि कार्यशील पूँजी उनकी उपलब्ध करा दी जाए, तो कम से कम उनका एक आय सुनिश्चित हो पाए। मतलब एक यही है कि कार्यशील पूँजी नहीं होती, कार्यशील पूँजी का मतलब ये समझ लो कि किसान इस बात में विवश हो जाता है कि उसको पुरानी होनी है। तो वही हमने अभी जैसे पिछला आधार लिया, तो थोड़ी बातें ये करेंगे एक मतलब सामान्य से आधार में कि बेहतर बीजों को उपलब्ध कराने के लिए उनके पास एक कम से कम कार्यशील पूँजी हो। अगर एमएसपी पे हैं, तो एमएसपी पे सबकी जागरूकता है क्योंकि एमएसपी तो वास्तव में अच्छी है, लेकिन अगर ये डेटा आ रहा है केवल 6% उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये एक योग्य वर्ग तक या फिर हर एक इंसान तक जो कृषि से जुड़ा हुआ है, उसके पास पहुँचे और उसके पास अगर पहुँचेगी तो बेहतर समय पर या फिर जल्दी समय पर उसका क्रियान्वयन होगा तो उसके जेब में अगर पैसे रहेंगे तो वो आगे वाले महीने के लिए या फिर जब उसकी एक अगली फसल आने वाली है उसके लिए वो तैयार होगा। जैसा आपने अभी एक टॉपिक बताया कि मौसम का पहचान करके या फिर एक आप टेक्नोलॉजी की बात करते हो तो अंतरिक्ष की सहायता लेकर या फिर अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी की सहायता लेके हम मौसम की पहचान कर लें कि इस बार एल नीनो है, लॉ लीनो है या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो उस आधार पर हम अपनी भूमि की भी पहचान कर सकते हैं और उस आधार पर हम अपने बीज बोएँगे। और जब एक आधार समझे रहेंगे कि कौन से बीज किस मौसम में किस हद तक, किस टेम्परेचर में उपयोगी है मतलब उतना भी नहीं, एक कृषक वर्ग को अगर ये सारी बातें बताने जाएँगे तो थोड़ा उसके लिए अटपटा होगा क्योंकि कृषक समाज आप समझ सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि वो 60 के बाद रिटायर हो जाता है। कृषक का जो वास्तव में ये क्वेश्चन टॉपिक जो है, अधिकतर कृषकों तो वही कि ज़िंदगी जब तक है, तब तक कृषि करेंगे बाला भाव। तो वही भी आप समझ सकते हो, इसको हमें थोड़ा तकनीकी सुधार या फिर तकनीकी की पहुँच आपको वहाँ तक पहुँचाना होगा जैसे हमने एक पिछले टॉपिक पे बात की थी ना, गरीबों तक न्याय को गरीबों तक पहुँचना होगा। तो वही कि एक सुविधाओं को या फिर एक जो भी चीज़ें हैं सुधारों को कृषि वर्ग तक पहुँचना होगा और ऑर्गेनिक खेती की जैसे अभी आपने बातें की, तो ऑर्गेनिक खेती या फिर खेती में जो और चीज़ें होती हैं, खेती का मतलब ये नहीं कि केवल फसल की बात या फिर जो हम अनाज समझते हैं, फसल में इसमें आप फूलों की बागवानी की भी बात कर सकते हो। जलीय खेती की बात कर सकते हो और वर्तमान समय में कार्यशील पूँजी के लिए सबसे बेहतर साधन हुआ है नकदी फसलों का सामने आना। तो नकदी फसलों को भी आप लेके चल सकते हो और एक आधार वही आपका फिर से रहेगा कि पहले आप बुआई का बताओगे कि इसमें ये समस्याएँ आती है, एक रुपए की समस्या आती है या फिर जो हमारे पास तकनीक कम है या फिर जो उपकरण होते हैं, वो उपकरण हमारे खराब हैं, तो वो चीज़ें बेहतर हों। फिर उसके बाद कीटनाशक में आप थोड़ा एक वर्तमान समय में हमारा अगर एक क्षेत्र या फिर हमारा अगर सुधार का स्तर बेहतर हुआ है, तो हम बता सकते हैं कि इसमें छिड़काव ऐसा हो जो कम खर्चीला हो, कम हानिकारक हो या कि एक बेहतर स्थिति में उसका जो चीज़ की कमी है या फिर जिन चीज़ों की आवश्यकता हो बस वही हो। हम अगर पोटेशियम की आवश्यकता नहीं है तो पोटेशियम नहीं देंगे। इतना भी थोड़ा मुझे लगता है टेक्निकल नहीं होना है, फिर भी समझा देना है कि जो हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और दूसरे पोषक तत्व डाल देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ज़रूरत तो यूरिया की थी, लेकिन हमने डाल दिया पोटाश और फिर आपकी फसल खड़ी-खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है और फिर जो मौसम की एक मार होती है, चाहे ओला का आना हो या फिर तूफ़ान का आना हो या फिर एक खेती के समय बिजली द्वारा आप बहुत से ऐसा आप गूगल कर सकते हो, डाटा निकाल सकते हो कि आपकी खेती अच्छी हुई है, सब कुछ अच्छा है, धान पक गई, गेहूँ पक गया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ जब कटाई का समय आया तो वो बिजली के कारण या फिर और गतिविधियों के कारण क्योंकि सूखा था और सूखा था तो फिर वो एक जल के राख हो गया और एक गेहूँ के या फिर अनाज के नाम पर केवल राख बची आपके पास। तो वो सारी
जो एक सुविधाएँ या फिर एक तौर-तरीके आप बता सकते हो और करीब तक ले जा सकते हो कि ये जो बातें हैं, यहाँ तक तब जाके पहुँचेंगी और तब हम जाके कह सकेंगे कि उत्तम खेती, मध्यम वान, निषद चाकरी, भीख निदान और ये क्रियान्वयन जैसे राजीव गांधी का आप कोटेशन दे सकते हो कि ये 85% ना हो, ये थोड़ा और बेहतर हो। और अगर पीडीएस सहायता करती है ऐसे कृषकों के लिए जो कमज़ोर हैं, तो उनको अगर खाने को मिल जा रहा है, तो उनके लिए एक आय का साधन थोड़ा और बेहतर होगा। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि जो बो पा रहे हैं, उनको पीडीएस मिलना या फिर जो भी एक क्रियान्वयन क्योंकि आप 80 करोड़ लोगों को दे रहे हो, तो क्या किसान अगर गरीब है, तो उसको दे नहीं सकते? और ऐसे बहुत से आपको डेटा मिल जाएँगे कि किसानों को ये चीज़ें नहीं मिलती क्योंकि किसान तो खुद बेच रहा है और खुद बेच रहा है, तो उसको नहीं दिया जाएगा। तो मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही देना चाहिए, फिर भी एक आधार तो होना चाहिए। आप कृषि टूरिज़्म की बात कर सकते हैं। आधुनिक से जैसा अभी सर ने बताया कि आधुनिक से अभी जोड़ के करोगे कृषि टूरिज़्म को कि कृषि के भी एक पर्यटन आएँ, उसको देखने के लिए कि कैसे खेती होती है। एक जलीय खेती के टूरिज़्म ज़्यादा आएँगे, तो उनकी बातें भी बता सकते हो। कृषि में उद्योगों का समन्वय हो, जैसे आप टमाटर की अगर खेती कर रहे हो, तो टमाटर से केचअप का होना हो या फिर जो भी आप समझ सकते हो एक प्राथमिक सेक्टर को द्वितीयक सेक्टर से जुड़ना थोड़ा कृषि को और मजबूत बना देगा और आपके पास अगर कम क्षेत्र है, कम भूमि भी है, तो भी आपके लिए वो एक जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत बन पाएगा। तो ऐसी बातें आप पशुपालन को भी थोड़ा मैटर दे सकते हो और एक चीज़ मेरे दिमाग में और आई है, मैंने देखोगे यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी बताया कि एक बात होती है हम कृषि को केवल गाँव से जोड़कर देखते हैं और गाँव से जोड़कर अगर देखेंगे तो ये बातें अधूरी नहीं लगेंगी। अभी मैं एक दिन डिस्कवरी या फिर कोई सा चैनल था उसमें देख रहा था, एक बस वही 20 बाई 20 या फिर 2 मंजिला मकान था, जिसमें वो 2 महीने को लाख वर्ग की खेती करता है, जिसमें बस सब्जियाँ बोता है, फूल बेचता है और उसी से मतलब एक तरह से अगर कृषि में जैसे अभी किसी ने पूछा भी कि कृषि में शिक्षा का होना ज़रूरी है, तो शिक्षा के ना होने से कृषि में फ़र्क पड़ता ही है और अगर शिक्षा हो जाएगी तो फ़र्क पड़ेगा ही। तो वही बात है कि एक शिक्षित अगर कृषक होगा, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो कृषि को कर पाएगा। शिक्षा का मामला ये नहीं कि एबीसीडी पढ़ पाए, शिक्षा का मामला ये कि वो बीज देख के समझ पाए या फिर मौसम देख के या फिर मौसम को समझना जान जाए। वो इनाम हो या फिर जो हमारा मोबाइल ऐप होता है या फिर एमएसपी का घर-घर या फिर जैसे एमएसपी में नामांकन कराना, तो नामांकन तक उसकी पहुँच हो और बुआई से लेकर विपणन तक अगर सारा व्यवस्थित हो जाएगा, हर कदम पर समस्याएँ अगर जो एक ब्रेकर होता है, हर कदम वाला ब्रेकर हट जाएगा। ब्रेकर आप लास्ट में लगा सकते हो और लास्ट में नहीं, थोड़ा शुरुआत में लगा सकते हो कि शुरुआत करने के लिए आपको चाहिए। तो शुरुआत के बाद बहुत के पहले वाला ब्रेकर सही है, लेकिन शुरुआत कर देने पर हर कदम पे जो एक रुकावटें, उन्हीं रुकावटों को हटाना है और हटा देंगे तो वास्तव में फिर हम कह सकते हैं कि भारत में अधिकतर कृषकों के लिए कृषि एक सक्षम स्रोत है जीवन निर्वाह का और जीवन निर्वाह करना है तो आप कृषि में आओ फिर आप 42% रोजगार क्या, फिर लगभग 60% से ऊपर रोजगार कृषि क्षेत्र में ही होगा और ये जो शहरी प्रवासन हो रहा है या फिर महिलाओं को कृषि नहीं माना जा रहा है, तो इन बातों को भी जैसे हमने समस्याएँ लगाई थी, आरोप लगाए थे, तो उन आरोपों को भी थोड़ा जस्टिफ़ाई करना है क्योंकि स्ट्रक्चर में अगर होगा तो आप आसानी से कर लो। तो यही सारी बातें आस-पास की कर सकते हो और कुछ आपको बताना है तो बता सकते हो, फिर चला जाए। एक बार मैं पढ़ देता हूँ कि आप लोगों ने हाँ, वही क्लास है। अ हाँ, जो कि एग्ज़ाम होते हैं, पेपर होते हैं इसी के लिए। हाँ, बढ़िया। जब किसान बुवाई करता है तो बीज की कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन जब फसल का बेचना हाँ, वही बात है। क्या ना कोई रास्ता हो, जिससे किसान को उसकी मेहनत का पूरा फल मिले? क्या हर बार उसे बिचौलियों के हाथ में अपनी उपज बेचना पड़े? तो वही कि बो अगर आलू तो आलू की कीमत मिले कम से कम। बढ़िया। इनाम बना है, बढ़िया। किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से संगठित निष्कर्ष पर हाँ, निष्कर्ष ही था लगभग यही कि हमें एक निर्वाह का सक्षम स्रोत बनाना है। हाँ, उपाय के आगे ही एक क्रम आप देख लेना जब भी आप एक उपाय दे चुको तो वही बताना कि कृषि ऐसा हो जाए कि ये ना हो कि हम अपने बच्चों को ये ना कहें कि आप किसान मत बनो, बल्कि हम ये कहें कि किसान के लिए आप शिक्षा भी ले लो, जैसे एग्रीकल्चर हो या फिर जो भी एक किसानी करना चाहता है, तो उन बातों को आप बता सकते
अ, हालाँकि सरकार वर्तमान प्रदेश में उपसद की अर्थव्यवस्था का इसका महत्वपूर्ण योगदान होने के बावजूद देश के अधिकांश किसान आज भी गरीब। हाँ, तो ओके, अब लगभग हो गया, अगर आप लोगों को बोलना है तो बोल सकते हो। बिल्कुल सही कह रहे हो। और अगर मैं वो शुरू में 8 हाँ, आप कोई सा टॉपिक मैंने 4 टॉपिक पे लिखा है आज का एसे मैं भेजूँगा, है तो पुराना, पर फिर भी देखो अगर आज का एसे तो आपको बहुत सारी नई बातें मिलेंगी। तो वही है कि जब एक पुरानी चीज़ें होती है और फिर नए क्रम में आता है तो एसे अपने आप कंटेंट के नाम पर निखरता जाता है और कंटेंट के नाम पर निखरेगा तो आपके पास कम से कम वो प्रवाह वाली चीज़ें होंगी कि कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। और फिर हम कल से कोशिश करेंगे कि 2 टॉपिक पे बातें करें और आज लगभग यही था कि कृषि वाली जो बातें थी, थोड़ी ज़रूरी है और आप अगर 2 टॉपिक चाहते हो तो एक टॉपिक हमारा नई किनारी-नारी पर हमने बातें की हैं। एक राष्ट्र के भाग का स्वरूप निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है, मतलब एक शिक्षा से जुड़ा हुआ टॉपिक कि बच्चे ही राष्ट्र के निर्माता हैं, तो इसके ही इर्द-गिर्द आप इसको समझ सकते हो। और एक जो तीसरा टॉपिक हमारा, हम मानवीय नियमों का तो साहस सामना कर सकते हैं, परंतु प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध नहीं कर सकते। तो इस पे भी हमने काफ़ी एक गहरी बातें की हैं कि ये प्रकृति के जो नियम हैं, कैसे मतलब हमारे संविधान में आप देख लो, संविधान के नियम होंगे तो चलो उसके लिए संशोधन कराया जा सकता है। लेकिन अगर प्रकृति के कोई एक अनुच्छेद बने हैं, तो फिर आप नहीं कहोगे कि आज नहीं कल आपदा आना, तो वो वाली बातें कमज़ोर लगेंगी। और ये जो चौथा टॉपिक है इस पे भी हमने किया, इसलिए आज हमने नहीं किया क्योंकि लगभग जितने टॉपिक यहाँ पे हैं और उसका मतलब एक गहरा रूप भी नहीं था, इसलिए हमने क्रिस आखिर वैसे क्रिस पर भी हमने काफ़ी बातें की हैं, फिर भी कल से हम कोशिश करेंगे कि 2 टॉपिक पे हो जाए। तो ठीक है, अब आपको कुछ बोलना है तो बता सकते हो।